तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रीबॉर्न एज द हेवनली डीमन के चैप्टर नंबर 36 को। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर से देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें ली डुआन को दिखाया जाता है जो एक बहरूपिये के रूप में माँ टियानशु के मेन हाउस आया होता है, जहाँ पर उसका जो एक सर्वेंट होता है वो ली डुआन से कहता है कि आप इस रूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो एक रूम की तरफ इशारा करता है। तो ली डुआन उस रूम को बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखता हुआ कहता है कि आखिरकार किसने सोचा था कि मैं उस रूम में स्टे करूंगा जिस रूम में हासन नोडा ही रहता था और पहले वो ही इस रूम को इस्तेमाल करता था। फिर वो साइड में देखता है जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की को जो उसी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, जिसकी तरफ देखते हुए ली डुआन अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी तक ये बात पता नहीं चला है कि आखिरकार ये कौन है। ऐसा कहते हुए जो ली डुआन होता है वो उस लड़की के फेस को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हुए कहता है, पर इसकी जो इमोशनलेस आंखें हैं ये मुझे उसकी तरह लग रही है जिसको मैंने पहले देखा था। ऐसा कहते हुए वो बताता है इस लड़की की जो आंखें हैं वो बिल्कुल सेम विशियस मर्डरस वेपन की तरह है जो कि इलाइट होते थे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के अंदर और डीमन कल्ट के अंदर, जिसके साथ वो बताता है कि ये लोग फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करे जाते हैं ताकि अपने मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दे। और फिर वो जो लड़की होती है वो बिल्कुल हमारे ली डुआन के साइड में आकर के खड़ी हो जाती है, जिसे देखते हुए ली डुआन अभी भी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये किस तरीके की वुमेन है। जहाँ पर वो उससे कहता है कि हेलो मेरा नाम गी बियाओ है। ऐसा कह के वो स्माइल करता है, पर तभी जो लड़की होती है वो हमारे ली डुआन को टोटली इग्नोर करके उसके साइड में से निकल जाती है, जिससे घूरता हुआ जो ली डुआन होता है वो कहता है कि ये मुझे इग्नोर कर रही है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और वो लड़की हमारे ली डुआन को इग्नोर करके आगे चली जाती है, जिसे देखते हुए ली डुआन उसे आवाज मारते हुए कहता है कि हे आखिरकार तुमने मेरी ग्रीटिंग को रिसीव क्यों नहीं करा, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रिटर्न में मुझे ये कहना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वो उससे लगातार क्वेश्चन कर रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जो सामने जाकर के खड़ी हो जाती है और वो अपने सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर जो ली डुआन होता है वो उसे देखते हुए कहता है तो अच्छा, मुझे लगता है इसने मुझे इसी तरीके से इग्नोर करने का प्लान बनाया था। और फिर वो कहता है अगर मैं इसको जज करूँ तो इसका जो गेट और की पाथ है ये बहुत ही ज्यादा स्किल होगा और मे भी हो सकता है कि इसका जो टैलेंट है वो शीकुन से भी ज्यादा हो। जहाँ पर फिर वो उसे घूरते हुए कहता है कि अगर मैं इसकी एज के बारे में कंसीडर करूँ तो ये अभी अपनी एक छोटी सी उम्र में ही एक एक्सपर्ट बन चुकी है और आखिरकार इसकी आइडेंटिटी इस अर्थ पे क्या है। उसके बाद ये सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी लड़की को एक लेक के साइड में खड़ा हुआ देखते हैं। तभी साइड में से जो ली डुआन होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और उसको देखते हुए कहता है कि मैं बहुत दिन से ये चीज देख रहा हूँ, ये जो लड़की है ये फाइंड आउट कर रही है जेंग यू को, और इससे मैंने ये चीज समझा है कि ये जो लड़की है वो यहाँ पर माँ टियानशु को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है और हो सकता है कि अगर ये उसे प्रोटेक्ट कर रही हो तो ये उसे एस्कॉर्ट करने भी जाएगी। ऐसा कहते हुए वो उस लड़की के बारे में सोचता है कि मैं इसे बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये सिर्फ उसे एस्कॉर्ट करने नहीं आई है, और जिस तरीके से अभी तक मैंने इसे ऑब्जर्व करा है ये यहाँ पर छानबीन कर रही है। आखिरकार ये इस तरीके से सामने क्यों देख रही है ये बात तो मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आई। ऐसे कहते हुए जो ली डुआन होता है वो उस लड़की से कहता है किसी भी स्ट्रेंजर को इस तरीके से ट्रीट करना कि वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता जबकि वो क्लियरली आपके सामने हो। तो जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ली डुआन उससे कहता है कि वेल एक रास्ता या फिर कोई और सा भी रास्ता आप चूज कर सकते हो। जब हर कोई जिनके पास सिर्फ अपनी एक ही लाइफ है तो आपको इसे और भी ज्यादा कंफर्टेबली जीना चाहिए बिना किसी लोगों को परेशान करके और उनके साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ के। वो लड़की भी ये बात सुन करके हमारे ली डुआन की तरफ ही देख रही होती है उसे घूरते हुए। तो जो ली डुआन होता है वो उससे कहता है क्या तुम मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताओगी। वो जो लड़की होती है वो उससे कहती है क्या मेरा नाम जानना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जो ली डुआन होता है वो उससे कहता है कि हाँ, जो लोग होते हैं वो अपने नाम से ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके नाम से ही उन्हें जाना जाता है। ऐसा कहते हुए फिर वो उससे कहता है पर मुझे तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम मुझे ये बात कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हें ओए या फिर हे करके बोलूं हर समय पर। तो वो लड़की अभी भी हमारे ली डुआन की कोई भी बात का जवाब नहीं देती, जिससे जो ली डुआन होता है वो काफी ज्यादा पक जाता है और वो उससे कहता है कि फाइन, तुम इस तरीके से प्रिटेंड नहीं कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती हो, तो आखिरकार हम इतनी बड़ी डील कैसे कर सकते हैं बिना तुम्हारा नाम जाने हुए। क्या तुम्हारा कोई भी नाम नहीं है क्या। तब हम देखते हैं ली डुआन के साइड में एक पर्सन आता है जो उससे कहता है कि वॉरियर गी। ये बात सुनकर के ली डुआन उसकी तरफ देखता है तो वो ली डुआन से कहता है कि यंग मास्टर माँ आपको बुला रहे हैं। ये बात सुनकर के जो ली डुआन होता है वो काफी ज्यादा हैरानी से उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है कि चलो मैं सबसे पहले यहाँ से जाता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पे उस वॉरियर के साथ चला जाता है, जिससे जाता हुआ वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा हैरानी से देख रही होती है। और तब हम देखते हैं मेंशन के अंदर का सीन जहाँ पे जो ली डुआन होता है वो माँ टियानशु के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ ही देख रहा होता है, जहाँ पर जो माँ टियानशु होता है वो उससे कहता है आओ यहाँ पर आकर के मेरे साथ ड्रिंक करो। ये बात सुनकर के जो ली डुआन होता है वो भी अपने कप को आगे करता हुआ उससे ड्रिंक रिसीव करता है, जहाँ पर जो माँ टियानशु होता है वो ली डुआन से कहता है कि मैंने उस बारे में ध्यान दिया जब यंग सिंडिकेट तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर रहा था। तो ली डुआन उसकी बात का जवाब देते हुए उससे कहता है कि मेरे को अभी भी बहुत ही ज्यादा चीजों की नॉलेज नहीं है यंग मास्टर। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करने के बाद वो माँ टियानशु की तरफ देखते हुए अपने मन
में कहता है आखिरकार ये मुझसे क्या कहना चाहता है, इसने मुझे यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए तो बुला दिया है एक साथ। ऐसा कहने के बाद वो माटियांशु से कहता है कि मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कुछ चीज है जो आप मुझसे कहना चाहते हो। ये बात सुनकर के जो माटियांशु होता है वो ड्रिंक करने के बाद उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। ये बात सुनकर के जो लीडवान होता है वो उससे कहता है कि हाँ, मैंने सुना कि जो हमारे यंग सिंडिकेट है वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है यंग मास्टर। जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि मैंने ये पहले ही प्लान बना लिया था कि मैं सारी चीजों को वापस ले लूंगा, जहाँ पे मैंने ज़ेंग यू से 10,000 टेल ले लिए थे उस समय पर। तब जो माटियांशु होता है वो लीडवान से कहता है कि जो मुझे यंग सिंडिकेट से मनी मिल रही है वो इतनी ज्यादा इनफ नहीं है मेरे लिए। तो जो लीडवान होता है वो उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि आखिरकार फिर आपको कितने की जरूरत है, जहाँ पर माटियांशु से कहता है कि मुझे 100,000 टेल्स की जरूरत है। ये बात सुनकर के लीडवान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा, मैंने ढंग से सुना नहीं। ऐसा कहने के बाद वो अपने मन में सोचता है आखिरकार 100,000 टेल्स, क्या ये इतने ज्यादा पैसों के लेकर के अपने लिए एक ट्री बनाएगा क्या? जो माटियांशु होता है वो उससे कहता है इसके अलावा मुझे ये जो पैसा है ये 5 डेज के अंदर चाहिए एटलीस्ट। जो लीडवान होता है वो उससे कहता है 100,000 टेल्स सिर्फ 5 ही दिन में। जो माटियांशु होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? जो लीडवान होता है वो वहाँ पर सोचने की एक्टिंग करता है और फिर वो उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जो माटियांशु होता है वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है? जो लीडवान होता है वो उससे कहता है क्या आपने नाइट ट्रेडर्स के बारे में सुना है पहले? ये बात सुनकर के जो माटियांशु होता है वो उससे कहता है कि नाइट ट्रेडर्स, ऑफ कोर्स मैंने उसके बारे में सुना है। जो लीडवान होता है वो उससे कहता है पर वे लोग अपने मनी तो दे देते हैं पर उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। और मैंने ये बात भी सुना है कि उन लोगों के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वाइट तरीके से अपना काम करते हैं लोगों से छुप करके। और फिर वो माटियांशु को बताते हुए कहता है जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप इस बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे वे लोग अवॉइड करते हैं सारी इन्वॉल्वमेंट को जब उनके साथ ये चीज हो जाए। यानी अगर हमारे साथ उनके ताल्लुकात कुछ भी बिगड़ते हैं तो वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो एक बार जज कर लेते हैं हमारे नेचर को और ऐसा हुआ कि हम उन्हें पैसा नहीं दे पाए तो वो अपने अपोनेंट को जरूर ही मार देंगे बिना किसी फेलियर के। और इवन इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स है जो कि हमारे पूरे जियानवू में फॉरबिडन करी गई है, वो लोग इसका यूज करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ये सारी बातें सुनकर के जो माटियांशु होता है वो लीडवान से कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मुझे उनसे पैसा लेना चाहिए? जो लीडवान होता है वो उससे कहता है यही रास्ता है सिर्फ 100,000 टेल्स को लेने का, सिर्फ 5 दिन के अंदर ही अंदर। जो माटियांशु होता है वो वहीं पे बैठ करके लीडवान की बात पर सोचते हुए उससे कहता है क्या उनके पास इतना सारा पैसा होगा? तो जो लीडवान होता है उससे कहता है कि हाँ, मैंने इस बारे में सुना है कि जो नाइट ट्रेडर्स हैं उनके पास अनगिनत पैसा है और इसके साथ साथ उनके पास सीक्रेट डीलिंग है जो कि वो लोकल मर्चेंट्स के साथ करते हैं। और इसके अलावा वो इस बात के लिए बिल्कुल ही राजी हो जाएंगे क्योंकि उनके जो 100,000 टेल्स है उनके ऊपर उन्हें बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट मिलेगा। तब जो माटियांशु होता है वो लीडवान से कहता है चलो ठीक है, तब हम ले सकते हैं उनसे मनी। और क्या सच में वो मुझे 100,000 टेल्स दे देंगे जबकि मेरे पास कोई भी इस तरीके का एविडेंस नहीं है जिसे मैं उन्हें दिखा सकूं? तब जो लीडवान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए उससे कहता है आखिरकार आप कैसी बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है? ये बात सुनकर के जो माटियांशु होता है वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे साफ साफ बताओ। जो लीडवान होता है वो उससे कहता है कि जो ग्रेट वॉरियर माँ है वो हेवनली ब्लेड सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आखिरकार इससे बढ़िया सबूत उनके लिए क्या हो सकता है कि वो आप पे भरोसा करें। ये बात सुनकर के जो माटियांशु होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से लीडवान की तरफ ही देख रहा होता है। जो लीडवान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है। फिर वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए और जाकर के बता दीजिएगा कि आप हेवनली ब्लेड सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको आपके ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा। तब जो माटियांशु होता है वो वहीं पे बैठ करके उससे कहता है कि इवन अगर मुझे इस बारे में नहीं पता कि मैं वहाँ पे जाके क्या करूंगा, तो तब जो लीडवान होता है वो उससे कहता है कि मुझे माफ करिए बट जो भी चीज मैंने आपको कहनी थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बाकी कोई भी चीज आपके लिए अननेसेसरी है क्योंकि मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इस तरीके से प्रिटेंड करिए कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। तब जो माटियांशु होता है वो उससे कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है अपने पैसों को लेने का, तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इस बारे में कंसीडर करा। और फिर वो उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि और क्या तुम्हारे पास कोई लोग है जो उनके साथ इस डील को मेरी करवा सके? तब जो लीडवान होता है वो उससे खुशी से कहता है कि ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आप प्लीज मुझ पे छोड़ दीजिए। और इसके साथ जो लीडवान होता है वो कहता है कि मुझे माफ करिएगा पर मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं इस तरीके से एंड कर दूं अभी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है नाइट रेडर्स के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर वो जो लीडर होता है और उसका जो वॉरियर होता है वो सारे के सारे लोग अपनी स्वॉर्ड निकाल करके रेडी हो जाते हैं और उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वे फाइट करने वाले हैं। पर जो उनका लीडर होता है वो वहाँ पर किसी को कहता है कि आपका वेलकम है यहाँ पर। और ऐसा कहते हुए वो अपने सामने वाले पर्सन से कहता है कि मेरा नाम या टियान है और मैं अभी लोवेस्ट सबऑर्डिनेट्स का लीडर हूँ। तब हम देखते हैं सामने लीडवान को और उसके साथ माटियांशु को जो उसके पास विजिट करने आए होते हैं, जहाँ पर वो जो लीडर होता है वो उनसे कहता है आपको किस तरह का बिजनेस करना था जो कि आप इस प्लेस पर आए हैं सर? ऐसा कह करके वो लीडवान और माटियांशु की तरफ ही देख रहा होता है, जहाँ माटियांशु के पसीने निकल रहे
होते हैं ये देख करके लीड वन समझ जाता है कि वह बहुत ही ज्यादा नर्वस है। फिर वो कहता है कि आफ्टर ऑल इसे ये सारी बात पता है कि इसका जो एस्कॉर्ट है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और रूमर्स भी यहाँ पे धीरे धीरे फैल रही है कि इन्होंने बहुत सारे मनी को उधार दे रखा है किसी को। पर ये लोग यहाँ पे इस तरीके से अपने लार्ज ग्रुप को शो कर रहे हैं कि इनके साथ सब कुछ ठीक है, जहाँ वो आगे आकर के उससे कहता है आखिरकार हम यहाँ पे क्या करने ही आ सकते हैं। ये बात सुन करके वो जो लीडर होता है और उसके जितने भी साथी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जो लीडर होता है वो ये बात सोच करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि मैंने जैसे कि एक्सपेक्ट किया था ये लोग यहाँ पर आ गए हैं, क्या इन्हें सच में ये बात पता लग गई है कि हमने शीकुन को मार दिया है। जहाँ पर लीड वन ग्रेट वॉरियर माँ ऐसा कहने के बाद माँ टियांशु से कहता है कि हम यहाँ पर आए हैं मनी को बोरो करने के लिए आपसे। ऐसा कहते हुए वो उस लीडर से पैसों की बात करता है। ये बात सुनकर के वो जो लीडर होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा होता है कि इन्हें पता लग गया कि इन्होंने शीकुन को मार दिया है। जहाँ लीड वन उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हारे को हमारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना है क्या। वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स सर मुझे तो करना है और मैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि अब मुझ जैसे लोली पर्सन से मनी को बोरो करने के लिए आए हैं। ऐसा कहते हुए वो उनसे क्वेश्चन करते हुए बोलता है कि आखिरकार आपको कितने पैसों की जरूरत है। ये बात सुनकर के वहाँ लीड वन जो होता है वो उससे कहता है कि हमें 100,000 टेल्स की जरूरत है। ये बात सुनकर के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार हमारे साथ ये अर्थ पे क्या स्कीम चल रही है और क्या सच में ये लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि मनी को बोरो कर सकें, या फिर ये ट्राई कर रहे हैं शीकुन की मौत की खबर को छुपाने का और उसके बदले में ये मुझसे 100,000 टेल्स की मांग कर रहे हैं। जहाँ वो लीड वन की तरफ और लीड वन उसी की तरफ ही देख रहा होता है और लीड वन उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि आखिरकार तुमने हमारे हेवनली ब्लेड सेट के मेंबर को मारने के बाद कोई अच्छा काम करा है। और ऐसा कहते हुए वो उसे घूरते हुए कहता है अगर तुम हमें 100,000 टेल्स दोगे तो हम ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कहते हुए वो अपने मन में सोचता है कि ऑफ कोर्स मुझे लगता है ये हमारे इस चीज को मान जाएगा। ये बात सुनकर के वो जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये पर्सन साउंड ट्रांसमिशन की पावर को कैसे यूज कर पा रहा है। जहाँ पर जो लीड वन होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये सारी बातें चिल्ला करके बोल दूं, क्योंकि तुम्हें पता है ये जो मूवमेंट है हमारी इस पे अगर मैंने ये बात नोटिस करवा दी माँ टियांशु को कि तुमने ही शीकुन को मारा है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे। तो वो पर्सन लीड वन से कहता है तुम ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते कि मेरे अलावा तुम भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ऐसा कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से हमारे लीड वन की तरफ ही देख रहा होता है। तो लीड वन उससे कहता है ये तो कोई ऑब्वियस सी बात नहीं है, तुमने तो यहाँ पर मारा है हमारे हेवनली ब्लेड सेट के मेंबर को। तुम्हें क्या ये बात नहीं पता कि जो मेरे साथ है ये यंग मास्टर माँ है, हमारे सेक्ट का यंगेस्ट लीडर। तुम क्या सोचते हो इस बारे में कि तुम इतनी आसानी से सर्वाइव कर सकते हो अगर ये न्यूज पहुंच जाएगी हेवनली ब्लेड सेक्ट में। पर जो हमारे यंग मास्टर है वो तुम्हें एक चांस दे रहे हैं इस बारे में सोचने का। ये बात सुनकर के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है क्या जो माँ टियांशु है सिर्फ उन्होंने इस बारे में सच में पता लगा लिया है कि जो शीकुन है उसे आखिरकार कहाँ मारा गया था, और इनको ये भी डर नहीं लगता है कि यहाँ पर आकर के हमारे को धमकी दे रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ, और जबकि इवन ये ट्राई कर रहे हैं हमारे से मनी को बोरो करने के लिए। ऐसे कहते हुए वो माँ टियांशु की तरफ देखता है और माँ टियांशु भी सामने उसी की तरफ देखता हुआ नर्वस हो रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। जो लीडर होता है वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये कमीने लोग ये अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में आखिरकार कितना ही गिर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो उनसे कहता है ऑलराइट हम तुम्हारे को मनी दे देंगे। ये बात सुनकर के जो माँ टियांशु होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से उसी की तरफ ही देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर जो लीड वन होता है वो उससे कहता है तुम्हारे पास कल तक का ही वक्त है। ये बात सुनकर के वो लीडर उससे कहता है कि हाँ मैं समझ गया और मैं इसे कल तक ही जरूर से रेडी कर दूंगा। जिसके साथ जो लीड वन होता है वो माँ टियांशु के साथ वहाँ से चला जाता है। वो लोग रास्ते में जाते हुए बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं। जहाँ माँ टियांशु हंसते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो और मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि हम इतनी आसानी से जा करके उनसे पैसे ले लेंगे। जहाँ पर लीड वन उससे कहता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैंने बस सिंपली तरीके से उन्हें ऑर्डर दिया था, जबकि मैंने तो आपका नाम भी यूज करा था यंग मास्टर। ऐसा कहते हुए वो हंसते हुए उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी भी रेट पर पैसा ले लेंगे और अब ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी अभी से और सारी चीजें आपके लिए ठीक हो जाएगी ग्रेट वॉरियर माँ। तो जो माँ टियांशु होता है वो उससे कहता है कि नहीं अब मैं ज्यादा इस बारे में टेंशन नहीं लेता क्योंकि अब मैंने तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया है पूरी तरीके से। मैं ऐसे लोगों के ऊपर ही ये सारी चीजें छोड़ता हूँ जिन पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ऐसे कहते हुए वो दोनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। पर जो लीड वन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा रिडिकुलस है, इसे ये बात पता है कि मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता पर फिर भी ये मुझे वहाँ पे भेज रहा है सिंपल तरीके से, क्योंकि इसे पता है कि नाइट ट्रेडर्स हैं वो किसी भी मूवमेंट पे आकर के ट्रबल कास्ट कर सकते हैं। जो लीड वन होता है वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है ये बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि इसे अच्छी तरीके से पता है कि वो लोग ट्रैप लगा सकते हैं इसको जान लेने के लिए जब ये वहाँ पे मनी लेने जाएगा। जहाँ पर जो लीड वन होता है वो उससे थैंक्स करते हुए कहता है कि आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझ पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करा। जहाँ पर लीड वन उससे कहता है कि प्लीज आप बाहर ही जाकर के वेट करना और मैं अंदर से जाकर के कल मनी ले आऊंगा। जो माँ टियांशु होता है वो उससे कहता
कहता है कि बहुत ही अच्छा, कल जाकर के तुम ही ले आना। जिसके बाद ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो लड़की होती है वो अभी भी उस लेक के बाहर खड़ी होती है, जहाँ पर उसे पीछे से किसी की आवाज आती है कि मैं इस बारे में सोचता हूँ कि तुम्हें अपने मास्टर को रोक देना चाहिए। और हम देखते हैं साइड में उसके और कोई नहीं, हमारा लीड वन होता है, जो उससे कहता है वे अभी भी नाइट रेडर्स के साथ मनी की एस्कॉर्टिंग करने वाला है और मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं थी, पर मैंने फिर भी उसकी हेल्प करी। और जैसा कि तुम जानती हो कि जो नाइट रेडर्स है वो सच में बहुत ही ज्यादा डरावने लोग हैं। ऐसा कहते हुए लीड वन उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि मैंने जानबूझ के ये बात इसके सामने लीक करी ताकि ये मार्टियांशु की फिक्र करते हुए उसको इस डेंजरस सी सिचुएशन के बारे में जाकर के बता सके। और मुझे लगता है कि ये अच्छी तरीके से इस बारे में जानती होगी कि हम नाइट रेडर्स के वहाँ गए थे। ये जरूर ही प्लानिंग कर रही होगी कि मार्टियांशु को वहाँ पे कोई भी एलिमिनेट करने ना आए। जो वो लड़की होती है वो हमारे लीड वन से कहती है कि वह मेरे मास्टर नहीं है। ये बात सुनकर के जो लीड वन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो जो लड़की होती है वो उसके साइड में से जाते हुए उससे कहती है कि अगर तुम्हें ही इतनी ज्यादा चिंता है उनकी तो तुम जाकर के उन्हें रोक सकते हो। लीड वन भी उसे जाता हुआ देख रहा होता है और देखते हुए अपने मन में सोचता है मैंने तो ये सोचा था कि जरूरी ये भी उसे फॉलो करती होगी, पर अब मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता चल चुका है, बिल्कुल भी इसके बीच में दखल अंदाजी नहीं देगी अगर मार्टियांशु मर भी गया तो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है नाइट रेडर्स के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ हम देखते हैं निंजा को, जो लीड वन को उसका बैग दे देते हैं। और जो लीड वन होता है वो उनसे कहता है मैंने इन्हें काउंट नहीं करा है तो क्या मुझे कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर के वो जो निंजा होता है वो उससे कहता है तुम एक न एक दिन इस चीज का प्राइस चुकाओगे जो तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो अभी। जो लीड वन होता है वो टोटली उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर करके वहां से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो मार्टियांशु है उन्होंने मुझे यहाँ पर अकेले ही भेज दिया, जबकि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। और वो जरूर ही वहाँ बैठ करके ये बात सोच रहा होगा कि जो नाइट रेडर्स है उन्होंने मेरे ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने के लिए बिल्कुल ही रेडी होंगे। जहाँ वो उस बैग को निकालते हुए कहता है और तुम्हारा शुक्रिया मार्टियांशु कि तुम मेरे से इतनी ज्यादा दूर हो, अब मैं इस चीज के काबिल हो चुका हूँ कि मैं अपने प्लान को अंजाम दूं। जहाँ हम देखते हैं वो अपने सामने एक पर्सन को बैग देता है और वो और कोई नहीं यंग सिंडिकेट लीडर होता है, जिसके पास भी एक सेम वैसे ही बैग होता है। और वो दोनों आपस में अपने अपने बैग्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। जो लीड वन होता है और यंग सिंडिकेट वो एक दूसरे को देख करके थोड़ी इविल सी स्माइल करते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते वहां से चले जाते हैं। जहाँ पर लीड वन उस बैग को उठा करके जाते हुए कहता है कि जो जेंग यू ने मुझे बैग दिया है इसमें पूरी तरीके से बिल्स भरे पड़े हैं, पर सिर्फ इनमें से कुछ ही जो 1000 टेल्स है वो असली है, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे फेक हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मार्टियांशु को, जो वहाँ पे खड़े होकर के बहुत ही ज्यादा परेशानी में होता है अपने गार्ड्स को लेकर के, और वो सोचता है कि आखिरकार लीड वन अभी भी क्यों नहीं आया। जहाँ वो सामने देखते हुए कहता है कि अच्छा लीड वन तो तुम आ ही गए। ऐसे कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, वो अपनी बत्ती सी दिखाता है और जिसके साथ वो सामने देखते हुए कहता है कि अच्छा ही हुआ वॉरियर तुम यहाँ पर आ गए। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। जहाँ पर लीड वन उसे बैग देते हुए कहता है कि मैंने इसे ले लिया है, प्लीज आप इसे कंफर्म कर लीजिए। ऐसे कहते हुए वो उसे बैग दे देता है। जहाँ जो मार्टियांशु होता है वो बैग की तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक निगाहों से देख रहा होता है और उसके मन में पूरा ही लालच आ गया होता है। जिसके साथ लीड वन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जरूर ही इस चीज को चेक करेगा कि जो मैं मनी लेकर के आया हूँ क्या वो सही में असली है या नहीं। जो मार्टियांशु होता है वो लीड वन से कहता है कि तुमने बहुत अच्छी जॉब करी है वॉरियर की, और मैं अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ कि तुमने हमारा पूरी तरीके से साथ दिया है। जहाँ जो लीड वन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ यंग मास्टर आपने सही कहा। जो मार्टियांशु होता है वहाँ पर वो बिल्स को निकालते हुए देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके साथ जो लीड वन होता है वो उसे देखते हुए सोचता है कि अगर इसने डिस्कवर कर लिया फेक बिल्स को अभी के अभी, तो ये ऑटोमेटिकली इस बात को समझ जाएगा कि जितना भी जो मामला है ये सारा ये नाइट रेडर्स ने ही करा हुआ है और अभी तक का ये इसका सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रीम होने वाला है। और इवन इसको इस बारे में कोई भी मैटर नहीं होगा कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। जो मार्टियांशु होता है वो भी अभी बहुत ही ज्यादा लालची वाली निगाहों से अपने पैसे को ही वहाँ पे गिन रहा होता है। जो लीड वन होता है वो उसे देखते हुए कहता है अभी के लिए अब मैं इसे इसी स्पॉट पे पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं लीड वन को और उसके साथ उसी लड़की को जो मार्टियांशु के मेंशन में रुकी होती है। वो दोनों वहाँ माउंटेन के बीच से होकर के किसी जगह जा रहे होते हैं, जहाँ पर लीड वन अपने मन में सोचता है और याद करते हुए कहता है कि हमने 20,000 टेल्स को डिपॉजिट कर लिया है हमारे कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए। ऐसा कहते हुए वहाँ पे हम देखते हैं मार्टियांशु को, जो लीड वन से कहता है कि तुम और वो जो बिच है वो दोनों ही इनफ है मेरी मनी को एस्कॉर्ट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं लीड वन को, जो साइड में बहुत ही ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है। और हम देखते हैं दूसरी जगह वो उस लड़की के हाथ को देखते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इसने पीस टेक्निक को लर्न करा हुआ है। जिसे देखते हुए वो कहता है कि ये बहुत समय से ही इसे प्रैक्टिस करती हुई आ रही है। और फिर वो हमें बताता है कि ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस की तरह नहीं है, क्योंकि जो फीस टेक्निक है वो सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक इसे ट्रेन नहीं करते और हाई लेवल पे नहीं जाते तो आप एनिमी को डील नहीं कर सकते हैं बिना किसी वेपन के। जहाँ वो उस लड़की से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या तुमने फीस टेक्निक को सीखा है, पर वो जो लड़की होती है वो लीड वन की बात का जवाब नहीं देती और वहीं नीचे
मुंह करके बैठी हुई होती है, जहाँ लीड वन उसके हाथ को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है कि तुमने एक वुमेन की बॉडी होने के बावजूद भी फिश टेक्निक को लर्न करा है। जहाँ वो उसे बताते हुए कहता है कि मैंने भी एक बार फिश टेक्निक के बारे में सीखने की कोशिश करी थी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड था, और ये जो आइडिया है बियर फीस्ट के साथ इसको यूज करने का, ये सच में इनक्रेडिबल है। जहाँ हम देखते हैं उस लड़की को, तो वो लड़की भी लीड वन की बात सुन रही होती है ध्यान से। लीड वन उसे बताते हुए कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जो अदर स्वॉर्डमैनशिप होती है उसमें हम बहुत सारी मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, पर फीस्ट टेक्निक सिर्फ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पर्टिकुलर फीस्ट के बारे में पढ़ते हैं। और क्या तुम्हें ये बात पता है कि जब ये चीज डिस्कवर हुई थी तो एक टेक्निक आई थी जिसका नाम था फीस्ट किंग मार्शल आर्ट, और जो दूसरी थी वो थी विंड गॉड फीस्ट टेक्निक, और ये टेक्निक मुरिम अलायंस में रिपोर्ट करी गई थी। जहाँ अपने मन में कहता है कि मैं सच में इस पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मेरी सोल चेजिंग ऑरा स्वॉर्ड है ये उससे ओवर रिलाय है, और अगर मैं सिर्फ इसे ही प्रैक्टिस करता यानी विंड गॉड फीस्ट टेक्निक को, तो मैं इसे 50% तक मास्टर आराम से कर लेता। फिर वो कहता है कि पर अगर मैंने अभी तक स्वॉर्डमैनशिप को नहीं सीखा होता तो मैं सच में सीरियसली फीस्ट टेक्निक के बारे में स्टडी करता। तो वो लड़की उससे कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। ये बात सुनकर के लीड वन भी काफी ज्यादा हैरानी से उसी की तरफ ही देख रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। जहाँ वो उसे बताते हुए कहती है कि सबसे पहली बात यह है कि तुम सच में ही फीस्ट टेक्निक को लर्न करना नहीं चाहते हो। तो लीड वन उससे कहता है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, अगर आप स्वॉर्डमैनशिप की रिक्वायरमेंट हैंड मूवमेंट्स को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फीस्ट टेक्निक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उसकी जो टेंडेंसी है वो सच में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होगी। पर इसी के साथ वो उसे कहता है कि ये एक बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है और ये काफी ज्यादा डिफरेंट है, जहाँ पर मैंने इस ब्लेड टेक्निक के बारे में सीखा था, पर जो स्वॉर्डमैनशिप और फीस्ट टेक्निक ये दोनों एक साथ नहीं सीखी जा सकती। जहाँ वो लड़की हमारे लीड वन से कहती है कि आखिरकार ये किसने कहा, क्या कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है हमारे इस वर्ल्ड में जिसने ये बात कही। तो लीड वन उससे कुछ नहीं कहता। जहाँ वो अपने मन में सोचती है कि जैसा मैं सोचती हूँ कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है हमारे पूरे वर्ल्ड में वो तो कभी भी इस चीज को नहीं कह सकता। और फिर वो लीड वन से कहती है क्योंकि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर के पास कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है जो कि उसके लिए एक फॉर्मेलिटी की तरह हो। तो लीड वन भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि फॉर्मेलिटी, हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो। और ऐसा कहते हुए अपने मन में सोचता है मैंने अपनी फॉर्मेलिटी को इग्नोर करा था अपने पास्ट में, पर अभी के लिए मुझे इसे कंटिन्यू करके रखना पड़ेगा। और अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर बन जाता पूरे वर्ल्ड में जैसे कि ये कह रही, तो क्या मैं बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाता। ऐसा कहते हुए वो कहता है कि नहीं, मुझे इन सबको प्रूव करना होगा कि जो सारे लोग हैं वो इस बात पे गलत तरीके से भरोसा करते हैं। फिर वो कहता है कि जब मैंने मार्शल आर्ट को देखा था तो मुझे इसके अलावा किसी भी फॉर्मेलिटी को नहीं निभाना था, मैंने सारी फॉर्मेलिटी को ब्रेक कर दिया। और ये इतना भी आसान नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर लो मेंटल स्वॉर्ड को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस लड़की की तरफ देखता है, क्योंकि हम देखते हैं उस लड़की ने वहाँ पे गाड़ी रोक दी होती है, जहाँ लीड वन उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। पर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरानी से लीड वन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है आखिरकार इसने मुझे शुक्रिया क्यों कहा। जहाँ लीड वन अपने मन में कहता है कि किसने सोचा था कि मैं इतनी आसानी से अपनी इनलाइटमेंट को गेन कर लूंगा। पर तभी उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कुछ पर्संस को जो उनके पीछे खड़े हुए होते हैं, जिनकी तरफ देखते हुए जो लीड वन होता है वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि जब हम देखते हैं उन पर्सन की तरफ तो वो और कोई नहीं मिस सॉन्ग की पूरी फैमिली होती है, जिन्हें देखते हुए लीड वन कहता है कि मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था कि मैं इन लोगों को भी यहाँ पर देखूंगा, और क्या वे लोग ये बिजनेस करने के बाद वापस अपने रास्ते में चले जाएंगे या यहीं पे रुकेंगे। तभी उन्हें पीछे से यंग मास्टर की आवाज आती है कि कैरेज को स्टॉप कर दो, जिसकी आवाज सुनते हुए लीड वन अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था माँ टियांशु इनको इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा। तब हम देखते हैं माँ टियांशु को जो कैरेज में से उतर करके उन लोगों के सामने आकर के उनसे कहता है कि आप सब कैसे हैं। तब हम देखते हैं मिस सॉन्ग के फादर को जो माँ टियांशु से कहते हैं कि ग्रेट वॉरियर माँ, हम ठीक है आप बताइए। तो जो माँ टियांशु होता है वो मिस सॉन्ग की तरफ देख करके काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि जो मिस सॉन्ग होती है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। और उसके फादर वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हुए माँ टियांशु से कहते हैं कि ये मेरी डॉटर है, जिसके बाद वो मिस सॉन्ग से कहता है कि हुआलिन माँ टियांशु को ग्रीट करो, ग्रेटेस्ट वॉरियर माँ है और ये हेवनली ब्लेड सेक्ट से है। जहाँ पर मिस सॉन्ग आगे आते हुए कहती है कि मेरे को आपसे मिलकर के खुशी हुई, मेरा नाम हुआलिन है। ऐसा कहते हुए वो माँ टियांशु को ग्रीट करती है, जहाँ माँ टियांशु उसके सामने आकर के उससे कहता है कि जैसा मैं इतने लंबे समय से सुनते हुए आ रहा हूँ तुम्हारे बारे में रूमर्स को, पर ये बिल्कुल भी इतना गलत नहीं है, क्योंकि मैं इतना इमेजिन नहीं कर पाया था कि सच में लेडी सॉन्ग तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी। पीछे लीड वन भी उसे काफी ज्यादा कातिलाने नजरों से देख रहा होता है, क्योंकि जो माँ टियांशु होता है वो कहता है कि मिस सॉन्ग आपकी ब्यूटी ने मेरे दिल पे पूरी तरीके से छेद कर दिया है। हम देखते हैं मिस सॉन्ग को जो उससे कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम ऑलरेडी अपने फाइनेंस को मेंटेन कर ले यहाँ पर। तो जो माँ टियांशु होता है वो उससे कहता है कि हाँ मैंने इस बारे में सुना था कि जो फोर्थ बिली स्वॉर्डमैन फैमिली है उसका एक लूजर है जिसको मैं जानता हूँ। ऐसा कहते हुए फिर वो मिस सॉन्ग के सामने आकर के उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। तो जो पीछे लीड वन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये इंटेंशनली ये बात कह रहा है और ये इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि ये कोई मिस्टेक कर रहा है। जहाँ हम देखते हैं माँ टियांशु को जो मिस सॉन्ग से कहता
है कि मुझे माफ करना जो भी मैंने इस तरीके की प्रिजम्पशन कर ली, क्योंकि मैंने इस बारे में सुना था कि जो लेडी सॉन्ग है उसने रिक्वेस्ट करी थी अपनी एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए, क्या ये सही है? तो जो मिस सॉन्ग होती है वो उससे कहती है कि जो वुमेन्स होती है वो सच में बहुत ज्यादा बेकार चीज है इस दुनिया में। तो मार्टियांशु उसकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरानी से उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुमने अपनी एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ नहीं करा है? मिस सॉन्ग उससे कहती है कि जैसा कि मैंने कहा कि जो यंग मास्टर बिली है वो सबसे बेटर पर्सन है जिन्हें मैं अच्छी तरीके से जियानवू में जानती हूँ। ये बात सुनकर के लीड वन भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है उसकी बातें सुनकर, और जो मार्टियांशु होता है वो वहाँ पे कहता है तो अच्छा, उस जैसे कचरा ने तुम जैसी वुमेन का ट्रस्ट रिसीव कर लिया है और देखने से ऐसा लगता है कि जो यंग मास्टर बिली है वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका है अब, जैसा कि उस दिन मैंने उसे देखा था। पर जो लीड वन होता है वो पीछे उसकी बात सुनकर के अपने मन में कहता है कि ये जो कमीना है ये मेरी जानबूझ के इस तरीके से मिस सॉन्ग के आगे बेइज्जती कर रहा है ताकि मुझे डिफेम कर सके। पर जो मिस सॉन्ग होती है वो उससे कहती है कि मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि आप भी इसी तरीके के पर्सन हो ग्रेट वॉरियर माँ। तो उसकी ये बात सुनकर के लीड वन भी खुश होते हुए कहता है कि अच्छा, तो मुझे लगता है जो मार्टियांशु के रूमर्स है वो काफी जल्दी तरीके से फैल रहे हैं पूरे जियानवू में। और मिस सॉन्ग को देखते हुए कहता है कि ये सीधी तरीके से इम्प्लाई कर रही है इसके रूमर्स को ताकि इसे इस बात का बुरा लगे। जहाँ मार्टियांशु से खड़े हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पर तभी इतनी देर में जो मिस सॉन्ग के फादर होते हैं वो मार्टियांशु से कहते हैं कि अब मुझे लगता है हमारे को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हमारा आज का पूरा शेड्यूल बिजी है और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली में इन्वाइट कर सकूंगा। तो जो मार्टियांशु होता है वो उससे कहता है कि ऑलराइट, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करते हैं। ऐसा कहने के बाद वो दोनों फैमिली वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ मार्टियांशु कैरेज में आकर के कहता है कि चलो अब हम चलते हैं यहाँ से, जिसके बाद लीड वन कैरेज को चला रहा होता है और पीछे उसे मार्टियांशु की आवाज आती है कि आखिरकार उस बिच ने मेरी तरफ इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती क्यों करी। तब हम देखते हैं उस लड़की को जो लीड वन के बगल में बैठी होती है, वो उससे कहती है कि मैंने देखा कि तुम अपनी आईज उस वुमेन से बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहे थे कुछ समय पहले, और क्या तुम सच में एक मैन हो? क्योंकि ये एक मैन इस तरीके की हरकतें नहीं करता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिनान का दिखाया जाता है जिनके माउंटेन्स के बीच में हम देखते हैं मार्टियांशु को जो कहीं पे आकर के चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे। तब हम देखते हैं उसके सामने एक पर्सन को जो एक सर्वेंट होता है और वो मार्टियांशु से कहता है कि जो बिल्स आपने हमें दिए हैं, ऐसा कहते हुए वो काफी ज्यादा डरते हुए कहता है वो सारे के सारे फेक है यंग मास्टर। उसके इतना कहते ही पीछे से लीड वन चिल्लाते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और वो आगे आते हुए उस पर्सन से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो मार्टियांशु है वो इस तरीके के पर्सन है कि वो तुम्हारे को आकर के फेक बिल्स दे, और आखिरकार क्यों तुमने इस तरीके की चीज को बोला हमारे सामने? क्या तुम ये बात पहले रिवील नहीं कर सकते थे? जहाँ पर वो पर्सन याद करते हुए कहता है कि मैंने भी इस बारे में सोचा था कि मार्टियांशु ऐसा नहीं कर सकते, पर मैं क्या करूँ, उनमें से जो 20,000 टेल्स थे वो ही सही थे सिर्फ, और बाकी के जो 18,000 टेल्स थे वो कंफर्मली फेक बताए गए हैं। जहाँ पर मार्टियांशु चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम में से कौन है जिसने एकदम ही हमारी टीम को स्विच कर लिया। इसकी बात सुन करके वो जो सर्वेंट होता है वो डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं मास्टर, मुझे माफ करिएगा, आखिरकार मैं आपके सामने ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। तब जो लीड वन होता है वो बीच में आकर के कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसे तो इस बारे में पता भी नहीं था कि फेक बिल्स एडवांस में दे जाने वाले हैं यंग मास्टर। तो उसकी बात सुन करके जो यंग मास्टर मार्टियांशु होता है वो लीड वन की तरफ घूर करके देखता है और कहता है तो आखिरकार कौन है वो पर्सन। तो लीड वन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि आखिरकार आप मेरे पास इस तरीके से क्यों घूर रहे हैं? क्या आपको मुझ पे डाउट है कोई? और प्लीज अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर मुझे करना होता तो मैं ये पहले ही कर देता, और मैं आपको इतने लंबे समय से फॉलो क्यों करता हुआ आता? फिर जो मार्टियांशु होता है वो उससे कहता है तो आखिरकार वो पर्सन कौन है जिसने ये सारी चीजें हमारे साथ करी? उसकी बात सुनकर के लीड वन उससे कहता है 100,000 रिसीव करने के बाद नाइट रेडर्स से मैं सीधा आपके पास आया और मैंने उसे तो इवन टच भी नहीं करा था मनी को। तो मार्टियांशु उसकी बात ध्यान से सुन रहा होता है, पर तभी अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लीड वन से कहता है कि आखिरकार तुमने क्या कहा, जरा दोबारा बताना। तो लीड वन की बात सुनकर के वो कहता है तो आखिरकार इसका मतलब वे सारे लोग जो कि पहले से ही कमीने थे, उन्होंने हमारे साथ फेक बिल्स की डील करी शुरुआत से ही। ऐसा कहते हुए वो नाइट रेडर्स के ऊपर ही गुस्सा कर रहा होता है और जो लीड वन होता है वो पीछे से थोड़ी सी स्माइल करता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है यंग सिंडिकेट के मेंशन के हाउस को, जिसके अंदर हम देखते हैं मार्टियांशु को जो वहाँ फेक बिल्स को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिरकार ये बाकी के बच्चे कुछ। तो उसके साइड में जो लीड वन होता है वो उससे कहता है कि ये बिल्कुल सच बात है और हमने इसे कंफर्म कर लिया है। जहाँ पर मार्टियांशु भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि ये जो नाइट रेडर्स हैं ये एक नंबर के कमीने हैं और आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करा, जबकि ये बात जानते हैं कि ये बहुत ही जल्दी मेरे सामने आ जाएगा। ऐसा कहते हुए वो दांत पीसते हुए कहता है इसके अलावा इवन अगर मैं ये बात लिख देता पहले ही प्रोमिसनरी के नोट के बारे में उनको, तो लीड वन उससे कहता है कि अपने इस बारे में आप किसी भी दूसरे सक्सेसर को मत इंटरफेयर करिएगा क्योंकि हो सकता है कि नाइट रेडर्स उन्हीं के साथ ही काम करते हो। ये बात सुनकर के मार्टियांशु काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से
गुस्से में कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार मैं ये बात समझ नहीं पा रहा कि वे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि सीधा अपने टेबल में पंच मार के उस टेबल को टुकड़े करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि वे कमीने लोग आखिरकार क्या चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे रास्ते में आ रहे हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता है कि मैं उन्हें बिल्कुल भी इसके बारे में माफ नहीं करूंगा और इसके साथ साथ एटलीस्ट जितने भी जो बाकी के मेरे ब्रदर्स हैं उनके मैं हैंड को पूरी तरीके से कट कर दूंगा अगर वो इस तरीके से मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। जहाँ ली डॉन उससे कहता है कि ऑफ कोर्स सर, पर आखिरकार हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो नाइट ट्रेडर्स हैं वो इतने ज्यादा कमीने हैं कि उन्होंने आपको फूल बनाया और आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे इन सारी चीजों को हमारे ऊपर ही धकेल रहे हैं। जहाँ मार्टियांशु से कहता है मैं अपने सारे सपोर्टर्स और सेक्ट में जाकर के इस बारे में पूछूंगा ताकि वो मेरे साथ जाकर के उन लोगों को बर्बाद कर दे। उसकी बात सुनकर के जो लीडर होता है वो भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है। तो जो मार्टियांशु होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि बाहर में जाए ये सक्सेसर टेस्ट, मुझे सब कोई लेना देना नहीं है। और उसके इतना गुस्सा करने के साथ साथ जो हमारा लीड वन होता है देखते हुए काफी ज्यादा मुस्कुराता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक होटल को जिसके अंदर जो मार्टियांशु होता है वो लीड वन से कहता है कि मेरे लिए और अल्कोहल लेकर के आओ, आज मैं पूरे टाइम पीते रहना चाहता हूँ। तो लीड वन उससे कहता है कि हाँ वे लोग और अल्कोहल लेने के लिए गए हुए हैं। तो मार्टियांशु उससे कहता है कि इधर आकर जरा एक बात सुनो मेरी। और ऐसा कहते हुए वो लीड वन को बुलाते हुए कहता है आखिरकार वो अभी तक बिच कहाँ है इस समय पर, और उसने अपना अभी तक मुंह बंद करके क्यों रखा है और वो ये सारी चीजें देख रही है बिना कुछ कहे। तो लीड वन उससे कहता है मैंने आज तो उसे बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो मार्टियांशु उससे बोतल उठाते हुए कहता है कि हाँ आखिरकार वो कमीनी ऐसा हरकतें नहीं कर सकती और इस समय पर वो बहुत ही जल्दी जाकर के छुप गई है। तो लीड वन जाते हुए उससे कहता है मैं आपके लिए और अल्कोहल लेने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से गेट खोल के जा रहा होता है। तब हम देखते हैं उसी लड़की को जो वहाँ पे गेट के बाहर ही खड़ी हुई होती है, जिसके साइड में से लीड वन गुजर रहा होता है। पर तभी वो उससे कहती है आखिरकार तुमने ये बात क्यों नहीं बताई कि मैं यहाँ पर आई हूँ और हम दोनों ही पहले एक साथ गए थे। तो उसकी बात सुनकर के लीड वन उससे कहता है जैसा कि तुम देख सकती हो कि जो ग्रेट वॉरियर माँ है वो अभी एक गुड कंडीशन में नहीं है, तो अभी उनको कोई भी चीज बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम उनका अगला टारगेट बनो उनके इस गुस्से में। ऐसा कहते हुए वो आगे निकल जाता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैं इनलाइटमेंट के बारे में सोचता हूँ जो कि इस वुमेन की मदद से मुझे रिसीव हुई थी जब हम जिनान में गए थे, तो मुझे लगता है कि ये रिवॉर्ड में काउंट नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ये सीन भी यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्टियांशु को जो फॉरेस्ट के बीच में से कहीं जा रहा है, उसे पूरे तरीके से नशा हो जाता है। जहाँ वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी इस समय पर ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस बात है कि मैं जा करके उन्हें एलिमिनेट कर दूंगा जो भी हमारे सेक्शन का सक्सेसर है, और हो सकता है कि इवन मैं बाकी सक्सेसर के द्वारा ही मारा जाऊं। ऐसा कहते हुए फिर वो कहता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में कि अभी के लिए मुझे इस चीज को इस तरीके से करना होगा कि ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। और फिर वो मिस सॉन्ग को याद करते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हारे को विजिट करने आऊंगा तुम्हारे रूम में, तुम जैसी बिच के पास। ऐसा कह करके वो वहाँ पे बड़बड़ा रहा होता है। जिसके बाद पीछे से आवाज आती है कि चलो हम देखते हैं आखिरकार तुम किस तरीके से एक्ट कर पाते हो जब तुम इतना ज्यादा ड्रग में एडिक्ट हो गए हो। जहाँ पर हम देखते हैं मार्टियांशु को जिसके सामने एक पर्सन आकर के खड़ा हो जाता है और ये और कोई नहीं हमारा लीड वन है जो अपने असेशन मोड में आ चुका है। जहाँ जो मार्टियांशु होता है वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तो लीड वन उससे कहता है कि मुझे रूमर्स मिली है कि तुम शैंगडोंग को छोड़ करके जा रहे हो क्योंकि तुम अपने 100,000 टेल्स को वापस से पे बैक नहीं कर सकते, तो हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। ये बात सुनकर के मार्टियांशु चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम नाइट ट्रेडर्स, तुम इतने ज्यादा कमीने लोग। वो इतना कह ही पाता है कि जो लीड वन होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उससे कहता है कि कोई भी हमारे मनी के साथ परेशानी क्रिएट नहीं कर सकता है और हमारे मनी को लेने के बाद कोई सर्वाइव तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जहाँ उसके इतना कहते ही जो मार्टियांशु होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उससे कहता है कि तुम कमीने कहीं के, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आए जबकि तुमने मुझे पहले ही फेक बिल्स दिए थे। ऐसा कहते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर जाकर के अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर जो हमारा लीड वन होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके स्वॉर्ड को बहुत अच्छी तरीके से ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है कि ये डेफिनेटली एक एक्सपर्ट है, जैसा कि अभी भी ड्रिंक है पूरी तरीके से, पर फिर भी ये 25 इयर्स का ओल्ड पर्सन, सच में इसके पास बहुत ही अच्छी लिमिट में स्वॉर्ड क्यूआई है। जिसके बाद हम देखते हैं लीड वन को जो कंटिन्यूअसली उसके स्वॉर्ड के अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है और मार्टियांशु एक के बाद एक उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता हुआ जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे रास्ते के बीच में आकर के खड़े हुए, और अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक उसके ऊपर लगाता है। पर जो लीड वन होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके स्ट्राइक को रोकते हुए अपने मन में कहता है मुझे इस तरीके से शो करना होगा कि ये मेरे ऊपर जीत हासिल कर रहा है और मैं इससे हार जाऊंगा जब तक कि वो जो वुमेन है वो ये चीज नहीं देख ले यहाँ पर आकर के। और उसके ऐसा कहते कहते ही वो वहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्टियांशु के अटैक्स को बार बार
डॉज कर रहा होता है और जो माटियांशु होता है वो भी उसके ऊपर बार बार अटैक करते हुए बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे एक प्लेस पर जाना है, तो अब हम इसे जल्दी से एंड करते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड लेकर के लीड वन के ऊपर ही आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने हैरानी वाली निगाहों से अपने नीचे देखता है, जहां हम देखते हैं लीड वन को, जिसने अपनी स्वॉर्ड उसके सीने के आर पार कर दी होती है। जिसे देखते हुए माटियांशु कहता है कि आखिरकार तुमने ये कब करा? तो लीड वन उससे कहता है कि तुम ट्राई कर रहे हो कि तुम पूरे शैंगडोंग को कंट्रोल कर सको, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और फिर वो उससे कहता है तुम भी उन्हीं फैमिलीज के साथ जाओगे जो तुम्हारी बात को ओबे नहीं करते थे और तुमने उन्हें मार दिया। तो माटियांशु उससे कहता है कि तुम कोई नाइट रेडर्स का पार्ट नहीं हो, पर उसके इतना कहते ही हम देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है और उसके फेस से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। पर जो लीड वन होता है वो अभी भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है और उसे देखते हुए कहता है कि तुमने इतनी हिम्मत करी कि पूरे मुरीम को करप्ट करके रख दिया है, और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस चीज को करो? तो माटियांशु से कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो? ऐसा कहते हुए वो काफी ज्यादा डर रहा होता है और माटियांशु इसी तरीके से उससे क्वेश्चन कर रहा होता है बार बार। पर जो लीड वन होता है वो उसकी तरफ काफी ज्यादा डेविल सी निगाह से देखते हुए उससे कहता है तुमने मेरे फाइनेंस में दखल अंदाजी देने की कोशिश करी है। और ऐसा कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में एक स्ट्राइक लगाता है खतरनाक सी, और माटियांशु के सीने में अपनी स्वॉर्ड से इतने कट लगाता है कि उसका ब्लड आसपास वहीं पे फैल जाता है, जिसके साथ माटियांशु का गेम भी यहीं पे एंड हो जाता है। जिसकी तरफ देखते हुए लीड वन कहता है कि कोई भी जो अपने पैसों को पे नहीं करेगा हम जैसे नाइट ट्रेडर्स के साथ, वो जरूर ही मरेगा। ऐसा कहने के बाद वो वहां से जाता है और जाते हुए कहता है कि इवन जो माटियांशु की बॉडी है उसके बारे में जानकर कोई भी इस तरीके से सस्पेक्ट नहीं कर पाएगा कि आखिरकार उसको किसने मारा। जहां जाते जाते वो कहता है कि जब तक मैंने अपने सोल चेजिंग ऑरा स्वॉर्ड को यूज नहीं करा था और मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक को, तब तक मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता था। पर मेनली जो मेरी स्वॉर्ड टेक्निक है वो मैंने असैसिन से ही सीखी है। उनसे फाइट करते करते अपनी पास्ट लाइफ में मैं इतना ज्यादा परफेक्ट हो चुका हूँ। ऐसा कहते हुए वहां से जा रहा होता है, जिसके साथ हम देखते हैं वहाँ पे पेड़ के ऊपर वही लड़की खड़ी होती है जो माटियांशु के हॉल के बाहर खड़ी थी, जो सामने की तरफ काफी ज्यादा हैरानी से देख रही होती है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें लीड वन को दिखाया जाता है जो अभी भी मेंशन के अंदर वहीं पे टहल रहा होता है और टहलते हुए सोचता है कि इवन मैंने एलिमिनेट कर दिया है माटियांशु को, पर फिर भी ये अभी तक ओवर नहीं हुआ है और हो सकता है कि और ज्यादा डेंजरस हो जाए इस इंसिडेंट के बारे में जब कोई फ्यूचर में एक्शन लेगा। और फिर वो कहता है कि मुझे भी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। उसके इसी थॉट्स के साथ वो सामने की तरफ देखता है, जहां हम देखते हैं उसी लड़की को जो हमारे लीड वन से कहती है कि मेरा नाम नंबर 7 है। उसकी ये बात सुनकर के लीड वन काफी ज्यादा कंफ्यूजन से उसकी तरफ देख रहा होता है और देखते हुए कहता है इसका जो नाम है क्या वो सच में एक नंबर है? पर देखने में तो ऐसा लगता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही यहाँ पर आई गई है। जहाँ फिर वो उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि माटियांशु के डेथ के बाद अब इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है और आखिरकार इसने आखिरी बार मुझे अपना नाम बता ही दिया। जहाँ लीड वन उससे कहता है कि ये तो बहुत अच्छा नाम है, तो वो लड़की अभी भी उससे कुछ नहीं कहती और साइड में निकल रही होती है। तभी लीड वन उससे पीछे आते हुए कहता है कि रुको जरा यहाँ पर। वो लड़की उसकी तरफ देखती है तो लीड वन उससे कहता है आखिरकार तुम हमेशा पॉन्ड की तरफ क्यों देखा करती हो? क्योंकि वो हर बार उससे पॉन्ड के पास ही मिलता है। तो वो लड़की उससे कहती है वो इसीलिए क्योंकि मैंने ये बात सुनी है कि जो लोटस होते हैं वो हमेशा ही कीचड़ में उगते हैं। उसकी ये बात सुनकर के लीड वन उससे कुछ नहीं कहता और उसी की तरफ देखता रहता है। जिसके बाद ये सीन ही पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुरिम अलायंस का, जिसके अंदर हम देखते हैं न्यू अलायंस लीडर को, जो और कोई नहीं माटियांशु के फादर हैं। तो उनके सामने एक पर्सन उनसे कहता है कि अनफॉर्चुनेटली जो आपका बेटा है यंग वॉरियर माटियांशु वो मर चुका है। उसकी ये बात सुनकर के हम देखते हैं उस पर्सन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहता है कि आखिरकार किसने उसे मारा है? तो वो पर्सन सामने वाला उनसे जवाब देते हुए कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि आपके में से कोई ऐसा सक्सेसर है जिसने ये काम करा है। तो वहाँ पे वो पर्सन कहता है कि मैं इसके बारे में टेक केयर कर दूंगा, अगली रिपोर्ट के बारे में मुझे बताओ कि वो क्या है। तो उसके सामने वो पर्सन उनसे कहता है इस इंसिडेंट की वजह से जो पब्लिक ओपिनियन है जियानवू में वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो प्लीज दोबारा से रिकॉल करिए अपने सक्सेसर को वहाँ पे जाने के लिए। जहाँ वो उससे कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए फिर वो उसे बताता है मैं नहीं चाहता कि मेरे इस चिल्ड्रंस के बीच में कोई डिस्पाइट क्रिएट हो जाए जिस वजह से मैं अभी भी कुछ लोगों को वहाँ पे सेंड कर सकता हूँ जाने के लिए। तो तुम्हें इस बारे में शायद से पता होना चाहिए कि जो हमारी करंट सिचुएशन है उनसे और भी ज्यादा ठीक करने की मैं उन्हें कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार गिव अप करा है, तो अब मुझे नहीं लगता कि और कोई रास्ता है, अब मुझे वापस से उन्हें बुला लेना चाहिए। तो उसके सामने जो पर्सन होता है वो उनसे कहता है पर अभी के लिए हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है वो सच में बहुत ही ज्यादा हल्ला मचा रही है। माटियांशु के फादर उससे कहता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सबसे पहले मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर के वो पर्सन उनसे कहता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। तो माटियांशु का फादर उससे कहता है जब हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात ही कर रहे हैं तो मेरे पास एक क्वेश्चन है उनके लिए कि आखिरकार क्यों वो मुझे इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं अलायंस लीडर बनने के लिए। तो उसके सामने पर्सन उनसे कहता है मैंने हमेशा से आपकी रिस्पेक्ट करी है सर। तो माटियांशु के फादर उससे कहता है कि इस तरीके की नॉनसेंस
नॉनसेंस वाली बातें मत करो और सीधा सीधा मुझे रीजन बताओ कि आखिरकार कौन तुम्हारे पीछे है। तो उसके सामने पर्सन होता है वो माटियांशु के फादर की तरफ घूरते हुए देखते हुए उससे कहता है कि मेरे पीछे आखिरकार तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है और सच में मैं आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ सर। तो माटियांशु के फादर उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है थोड़ी सी और उससे कहता है कि ये तो बिल्कुल इनफ है, अब तुम जा सकते हो। तो वो पर्सन जाते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। ऐसे कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखते हुए माटियांशु के फादर कहता है कि अगर तुम मेरा सपोर्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं एक वुमेनाइजर हूँ जो कि चीजों को एक्सप्लोर कर देगा, तो तुम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हो। जिसके बाद ऐसा कहते हुए वो माटियांशु के बारे में बताता है कि शैंगडोंग रूमर्स के स्टार्टिंग में जो हमें बात पता चली है माटियांशु के बारे में वो पूरी तरीके से फैल रही है। और वो बात यह है कि जहाँ पर उसने पार्टनरशिप करी थी शैंगडम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ और वो अभी भी प्रोसेस में है, जहाँ पर वो ट्राई कर रहा है चीजों को चुराने के लिए और एम्ब्रीज करने के लिए मनी को, जिसकी वजह से उसने नाइट ट्रेडर्स के साथ भी रिलेशन बना रखा है, जिसकी वजह से जो शैंगडोंग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है उन्होंने वहाँ पर लैंडिंग के काम को रोक दिया है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई रूमर होगा माटियांशु के बारे में कि वो मर चुका है, जबकि इसके अलावा ये होना चाहिए था कि उसने अचानक से ही शैंगडोंग को छोड़ दिया और उसका जो प्लान है वो स्टेबलाइज करना था मार्शल एकेडमी को, जो अब पूरी तरह से गिर चुकी है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो शैंगडोंग है उसमें वापस से पीस आ गया है, पर वहाँ पे भी दो ग्रुप्स हैं ऐसे जिनके बीच में डेस्पिरेशन सिचुएशन बनी हुई है। पहला जो है वो है नाइट ट्रेडर्स और जो दूसरा है उनका नाम है शैंगडोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इन सब के बाद हम देखते हैं आखिरकार हमारे लीड वन को, जो वहाँ रास्ते में जा रहा होता है फॉरेस्ट के बीच में से होते हुए, और वहाँ पर वो बताता है कि जो नाइट ट्रेडर्स है वो पूरे के पूरे केओस में है क्योंकि वो माटियांशु के साथ पूरी तरीके से एंटेंगल हो चुके हैं। और जो शैंगडोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो भी ट्रबल में आ चुके हैं इस वजह से क्योंकि वो नाइट ट्रेडर्स के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। फिर वो सामने देखते हुए कहता है पर इसके साथ ही आखिरी में जो विनर है वो और कोई नहीं, वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने गेन करे हैं 200,000 टेल्स को। ऐसा कहते हुए फिर वो माउंटेन्स के बीच में से रास्ते में जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल इनफ मनी है इमीडिएट इंक्रीज करने के लिए हमारे स्क्वाड में मेंबर्स की नंबर को, जो कि कुछ हंड्रेड्स तक हो सकते हैं। और इसके साथ साथ वो कहता है कि जो एलिक्सर है उसको भी ऑब्टेन करा जाए। जिसके बाद हम देखते हैं लीड वन को, जो और कहीं नहीं ब्लैक मार्केट में आ गया होता है, और हम देखते हैं अंदर उसी ओल्ड पर्सन को जिसने आखिरी बार लीड वन को हर्प दी थी। तो वो पर्सन लीड वन से कहता है ये बहुत ही ज्यादा शेम बात है, पर मैं क्या करूँ, अब हमारे पास एलिक्सर नहीं है। लीड वन उसकी बात सुन करके उसी की तरफ देख रहा होता है, जहाँ वो पर्सन अपने सिचुएशन बताते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता कि जो हमारी अदर ब्रांच है उनके साथ भी ये सारी चीजें होगी, पर जो सप्लाई है एलिक्सर्स की वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हम इस साल तो एलिक्सर को बेच नहीं पाएंगे। तो लीड वन उससे कहता है कि इसके अलावा आप कोई मेरी और हेल्प नहीं कर सकते। तो वो पर्सन लीड वन से कहता है कि अभी के लिए तो तुम यहाँ पे पहले ही आ चुके हो, तो आखिरकार तुम और चीजों को चेक क्यों नहीं करते। ऐसा कहते हुए वो पर्सन लीड वन से कहता है कि मुझे फॉलो करो। तो लीड वन उससे कहता है कि हाँ मैं समझ गया। जिसके बाद वो पर्सन लीड वन को कहीं पे ले जाता है, जहाँ पर लीड वन एक जगह का कर्टन हटाता है और सामने की तरफ देखता है और देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है कि यहाँ पे तो सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल वेपन्स है जो हमारे काम आ सकते हैं। और हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारी स्वॉर्ड्स को और बहुत सारे वेपन्स को। उनमें से एक उठाते हुए लीड वन कहता है कि मैं ये चीज ग्वांटू को दूंगा, यानी ये स्वॉर्ड को। ऐसा कहते हुए वो उस पर्सन से उसका प्राइस पूछता है कि आखिरकार ये कितने की है। तो वो पर्सन उसे देखते हुए कहता है कि तुम्हारी आंखें तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये सिर्फ 6,000 टेल्स की है। तो लीड वन उससे कहता है कि मैं इसे बाय करूंगा। तो वो पर्सन उससे कहता है कि ये तुम्हारा तो सच में बहुत ज्यादा ग्रेट डिसीजन है। ऐसा कहते हुए लीड वन सामने देखते हुए दो स्वॉर्ड्स को उससे कहता है कि तो फिर ये कितने की है। तो वो पर्सन लीड वन से कहता है तुम सच में ही वेपन्स को चूज करने में काफी ज्यादा ही माहिर हो और ये जो तुम स्वॉर्ड्स को देख रहे हो ये 2,000 टेल्स की है। तो लीड वन कहता है कि फिर इसे मुझे दे दीजिए आप। ऐसा कहते हुए वो अपने मन में कहता है कि मैं इसे ग्वान हुई को देने वाला हूँ। जहाँ वो साइड में रखे हुए कुछ छोटे छोटे स्टैचूज को देखता है और देखते हुए कहता है कि ये भी यहाँ पे सेल के लिए हैं। उनमें से कहते हुए वो एक को उठाते हुए काफी ज्यादा बारीकी से देख रहा होता है। तो पर्सन उसे बताते हुए कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो आखिरकार मैं इतने सारे स्टैचू को यहाँ पे क्यों रखता। हम बहुत लंबे समय से ब्लैक मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं और हमारी पूरी लाइफ इस तरीके से बीत गई है और मैं किसी भी चीज को इस तरीके से ही नहीं बेचता अगर वो हमारे काम ना आए। तो लीड वन छोटे छोटे स्टैचूज को अपने हाथ में लिखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है, पर आखिरकार ये स्क्रप्चर जो है ये इन्होंने मेरी अटेंशन को ग्रैब कर लिया। ये देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा खास लग रहे हैं। और फिर वो उनसे बोलता है कि मैं ये भी खरीदना चाहूंगा। तो वो कहता है कि सच में। ऐसे कहने के बाद फिर वो उसे देखते हुए कहता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम मेरे से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ से पहले जितने भी पर्सन थे उन्होंने इसको नहीं खरीदा क्योंकि ये 2000 टेल्स के थे और तुम यहाँ पे ऐसे फर्स्ट पर्सन हो जो इस स्टैचूज को खरीदने वाले हो। लीड वन भी इस स्टैचू को हाथ में देखते हुए काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद ये सीन भी यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लीड वन को, जहाँ पर वो वापस से अपनी उस स्टोन केव के अंदर आ जाता है। जहाँ अंदर आने के बाद वो अपने सामने रखे हुए उन वॉरियर्स को देखता है और उन्हें देखते हुए वहाँ पे कुछ सोच रहा होता है, क्योंकि आखिरकार उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस चीज के लिए है। और फिर वो कहता है कि ये कोई खेलने की चीज तो नहीं हो सकती है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये कोई डिस्प्ले की चीज भी नहीं है, यानी इसका कुछ ना कुछ यूज
होगा हमारी मार्शल आर्ट में, जहाँ वो उन स्टैचू के स्टैंड को वापस से देखते हुए अपनी पोजीशन में आता है और एक के बाद एक सेम अटैक को करना चालू कर देता है, जहाँ वो उसे मूव करते हुए कहता है कि हाँ मैं ये फील कर सकता हूँ कि ये जो स्क्रिप्चर है ये एक ऐसे पर्सन के द्वारा बनाए गए हैं जो सच में मार्शल आर्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हो। इस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें लीड वन को दिखाया जाता है जो वापस से अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है उस सारे के सारे स्टैंड्स को कॉपी करते हुए जो वो डॉल्स वहां से खरीद करके लेके आया था। जिसने प्रैक्टिस करते हुए वो कहता है कि अगर ये सच में एक स्वॉर्डमैनशिप है तो मेरे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि आखिरकार ये किस तरीके की मूवमेंट है जो इन स्टैचू में दी गई है। ऐसा कहते हुए वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक स्टैंड्स को परफॉर्म करता है वहां पर और कहता है पर ये कम्प्लीटली एक न्यू मार्शल आर्ट है तो ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना और ये इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है फिस्ट टेक्निक से। तो और फिर वो कहता है कि फिस्ट टेक्निक को मॉडिफाई करते हुए ये इस तरीके की मार्शल आर्ट बन जाएगी कि इसमें हम एंटायर बॉडी को यूज कर सकते हैं, इसमें हमारी फिस्ट फीट और इंक्लूड होंगे हमारे हैंड्स भी, इसके साथ साथ एल्बो और नीज भी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे कंटिन्यूअसली ये सारी बातें बोल रहा होता है, जिसके बाद वो वहाँ पे खड़े होकर रिलैक्स करता है और रिलैक्स करने के बाद कहता है कि मेरे जो 5 एलिमेंट्स है इन 33 स्क्रप्चर्स से वो अच्छी तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं और ये मेरे लिए एक सक्सेसफुल बात है और मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इतने ज्यादा इनक्रेडिबल है इन्हें प्रैक्टिस करते हुए। जहाँ वो उनमें से एक स्टैचू को उठाते हुए कहता है पर अभी भी मुझे इस कल्टीवेशन टेक्निक की मूवमेंट्स के बारे में पता नहीं लग पाया है और मैं ये भी नहीं बता सकता कि ये सारी की सारी चीजें आखिरकार कितनी पावरफुल है। फिर वो कहता है कि चलो अब इन्हें एक मूवमेंट की तरह इस्तेमाल करके देखते हैं, मैं इसे कोई रैंडम ऑर्डर में नहीं लगाऊंगा, जो मेरे हाथ में पहला आएगा मैं बस उसे ही लगा दूंगा। इस तरीके से वहाँ पे कंटिन्यू करता है और प्रीवियस मेमोरी को याद करते हुए कहता है, जहाँ हम देखते हैं उस ओल्ड पर्सन को जो लीड वन से बोलता है कि अब तो तुमने सारी चीजें खरीद ली है और मैंने इन सारी चीजों को तुम्हारे लिए इस बॉक्स में डाल दिया है जो मैं ओरिजिनली यहाँ पे लेके आया हूँ। उसकी बात सुनकर के लीड वन उसे बॉक्स से ओपन करवाता है और सारी चीजों को देखता है, जिसके बाद कंटिन्यू होता है वापस से सीन यहीं पे, जहाँ पर एकदम ही साइड में से उस बॉक्स के एक पर्ची सी निकलती है। लीड वन उसे देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये क्या है और जब वो उसे ओपन करके पढ़ता है तो उसमें और कुछ नहीं सिर्फ माउंट टियानमेन शियान ही पीक लिखा होता है, जिसे देख करके लीड वन काफी ज्यादा सोचता है कि आखिरकार उस पीक में ऐसा है क्या। जहाँ वो उस माउंटेन के बारे में याद करता है कि टियानबू जो माउंटेन है वो तो हमारे ह्यूबाई के अंदर है और मैं वहाँ पर गया था जब मैं अपनी पिछली लाइफ में सेंट्रल प्लेन्स की वजह से काम कर रहा था। पर फिर वो कहता है कि आखिरकार इस अर्थ में क्या हो रहा है कि जो लोकेशन टियानमेन की है वो शियानबू पीक में है और ये जो बॉक्स है स्क्रिप्चर वाला इसमें भी ये सारी चीजें बात लिखी गई है। जिस तरीके से ओपन हुआ है ये तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बात है, चलो अब जा करके देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पे क्या है। ऐसे कह करके वो हंसता है और हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं अभी तक कुछ भी फाइंड नहीं कर पाया हूँ तो मुझे खुद के द्वारा ही कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बिली फैमिली के यहाँ, जहाँ पर कोई हमारे लीड वन से सामने पूछता है कि क्या आखिर तुम सच में ह्यूबाई जाना चाहते हो, पर आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हम देखते हैं हमारे लीड वन को जो सामने की तरफ देखता है और उनके सामने और कोई नहीं लीड वन के फादर और मदर होते हैं जो उसकी तरफ ये सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जहाँ पर तभी जो लीड वन के फादर होते हैं वो लीड वन के बात मान जाते हैं और उसे साइड में लेकर के आते हैं। जहाँ हम देखते हैं लीड वन और उसके फादर को वो दोनों वहाँ पे अपनी फैमिली के लेक के साइड में आ गए होते हैं। जहाँ लीड वन के फादर उसकी तरफ देखते हुए कंधे में हाथ रखते हुए कहते हैं कि अभी भी कुछ चीज ऐसी है जो तुम्हें भुला देनी चाहिए इस समय के लिए और हमेशा ही रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, इवन तुम भले ही दूसरों के नीचे ही क्यों ना हो। ऐसा कहते हुए वो बहुत प्यार से लीड वन को समझा रहे होते हैं और लीड वन भी उनकी बात अच्छी तरीके से समझ जाता है और उनकी तरफ आशा से देखते हुए कहता है कि जो मेरे फादर हैं अगर वो रैपिडली मुझे इस तरीके से एडवाइस देते रहे और अगर मेरे पिछली लाइफ में जब मैं अलायंस लीडर था कोई मुझे एडवाइस देता तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाता। पर मैं क्या करूँ, मेरी पास्ट लाइफ इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं थी मेरी इस लाइफ से भी। तो हम देखते हैं वहाँ पे लीड वन की मदर को जो लीड वन से कहती है कि जो लिन थी वो यहाँ पर आई थी जब तुम वहाँ पे गए हुए थे। तो लीड वन कहता है कि क्या सच में मुझे माफ करना है, मैंने आपकी बात समझ में नहीं आई कि आपने क्या कहा। तो उसकी मदर आकर के कहती है ऐसा कुछ बात नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे तुम्हें हेलो बोलने के लिए आई थी और हमने बहुत ज्यादा ग्रेट टाइम आपस में बिताया है। जहाँ वो मिस सॉन्ग को याद करते हुए कहता है क्या वो सच में यहाँ पे सिर्फ मेरी मदर को ही देखने आई थी। तो उसकी मदर लीड वन से कहती है आखिरकार तुम उस लड़की के बारे में क्या सोच रहे हो। तो लीड वन अपनी मदर से कहता है ऐसा ही सेम चीज जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, मैं सिर्फ उस चीज पे ही फोकस करना चाहता हूँ जो मैं चीज करना चाहता हूँ और अभी के लिए जो मेरी मैरिड है मैं उसे भी कंप्लीट नहीं करूंगा। तो उसकी मदर उससे कहती है क्या सच में तुम इन दिनों में ये सारी चीजें करोगे जो तुम चाहते हो। तो लीड वन उनसे कहता है कि हाँ मदर मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे कहते हैं फिर अपनी मदर से कहता है कि मदर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इन दिनों में क्योंकि मैं अपनी मर्जी के काम कर पा रहा हूँ। जहाँ उसकी मदर भी खुश होते हुए उससे कहती है कि चलो ठीक है जैसा कि तुम करते हुए आ रहे हो तुम वैसे ही कर सकते हो और हमेशा ही खुश रहना। इसके बाद ये सीन भी यहीं पे शिफ्ट होता है और दोस्तों मैं अपने सेकंड चैनल पे अपनी नई सीरीज सोलो लेवलिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ और अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जाकर के जरूर से कर लेना। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस सॉन्ग के फादर को जो हंसते हुए अपने सामने किसी पर्सन से कहते हैं कि तुम्हारा वेलकम है आ जाओ। हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं लीड वन होता है जो उनसे कहता है कि आखिरकार आप कैसे हैं। तो जो मिस सॉन्ग के फादर होते हैं वो लीड वन को अंदर ले जाते हुए कहते हैं कि चलो ऑलराइट बहुत सारी बातें हो गई अब ये इनफ हो चुका है तो हम चल के अंदर लिन
उनसे मिलते हैं और मुझे लगता है कि अभी भी वो ट्रेनिंग ग्राउंड में होगी। तो ली डुआन उनसे कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और वो उनके साथ चलने लग जाता है और जाते हुए कहता है अपने मन में कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं डायरेक्टली हेड से बोल दूंगा कि वो मुझे टियानमेन में जाने दे पहले, पर ये चीज डिसाइड करने से पहले मुझे एक बार मिस सॉन्ग से भी इसके बारे में बात करना चाहिए और यूजिन से भी, जो कि मेरे द्वारा पनिश्ड हुए थे उस दिन जब मैंने मिस सॉन्ग हुआलिन को देखा था। जहाँ वो कहता है और मैं अभी भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर पा रहा हूँ कि वो यहाँ पर मेरी मदद को देखने आई थी घर पे जब मैं वहाँ पे नहीं था। जहाँ पर वो जैसे अंदर जाता है तब हम देखते हैं मिस सॉन्ग को जो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रही होती है, और वो सच में बहुत ही ज्यादा मन लगा के एक के बाद एक प्रैक्टिस करती जाती है। और उसे तो इतना भी ध्यान नहीं आता कि ली डुआन हमारा वहाँ पे आ चुका है। ली डुआन आके उसके सामने खड़े हो जाता है और उसे देखते हुए कहता है ये वही मूवमेंट को परफॉर्म कर रही है जो मैंने उसे उस दिन पॉइंट आउट करके बताए थे। तब हम देखते हैं मिस सॉन्ग के ब्रदर को जो कहता है कि यंग मास्टर बिली यहाँ पर आ चुके हैं। तो मिस सॉन्ग उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि अच्छा वो कब आए, क्योंकि उसे तो कुछ भी ध्यान नहीं होता, वो अपनी ट्रेनिंग में इतना बिजी थी। जहाँ वो ली डुआन से कहती है तो आखिरकार तुम यहाँ पे आई गए। तो ली डुआन उससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ट्रेनिंग करते हुए। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इसे कंप्लीट करने ही वाली थी। तो ली डुआन उसके पास आकर के उससे कहता है कि मैंने इस बारे में सुना है कि तुम हमारे हाउस में आई थी आज के दिन। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है कि हाँ मैं वहाँ पर तुम्हारी मदर को देखने आई थी। ये बात सुनकर के ली डुआन अपने मन में सोचता है कि हाँ मैंने इस बारे में सही सोचा था और ये बात मेरे पास सही तरीके से बताई गई थी कि जो मिस सॉन्ग की मदर है वो पहले ही मर चुकी है जब ये बहुत ही ज्यादा यंग थी और वो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है। तो मिस सॉन्ग ली डुआन से कहती है क्या तुमने अभी मेरी मूवमेंट को देखा जो मैं परफॉर्म कर रही थी। तो ली डुआन उससे कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लिया है। ऐसा कहते हुए मिस सॉन्ग वहाँ पे खड़े होकर तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को लेकर के स्टैंस में आ जाती है और कहती है कि चलो अब इसे भी देखो फिर। ऐसे कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड से बहुत तेजी से आगे आकर के ली डुआन को अपनी मूवमेंट दिखाने लग जाती है। वहाँ वो एक के बाद एक स्वॉर्ड के साथ स्ट्राइक लगाती जाती है जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को ली डुआन को दिखाते हुए कहती है कि क्या सच में इस समय पर मैं ठीक तरीके से करा है। और ली डुआन से पूछती है कि इस समय पर तुम मेरी मूवमेंट को डॉज नहीं कर पाओगे और क्या पता तुम कर भी लो क्योंकि तुम न्यूट्रलाइज कर सकते हो बहुत आराम से मेरी मूवमेंट को देखते हुए। तो तुम्हें क्या लगता है। अब तो ली डुआन उससे कहता है कि चलो फिर दिखाओ मुझे। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है तो यही मेरी मूवमेंट है, अब तुम तैयार हो जाओ। ऐसा कहते हुए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड से ली डुआन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। पर ली डुआन उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक करते हुए उससे कहता है कि अगर क्या हो मैं इस तरीके से अटैक करूं, और वो साइड की तरफ अटैक करता है जहां वो अपने मन में कहता है कि इसकी जो मूवमेंट है वो डेफिनेटली इसकी प्रीवियस मूवमेंट से अच्छी हो चुकी है। ऐसा कहते हुए वो बैक साइड से मिस सॉन्ग के पीठ पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। मिस सॉन्ग भी देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ली डुआन से कहती है तो आखिरकार मैं इतनी देर से जो आइडिया लगा रही थी वो बिल्कुल भी मेरे लिए फायदेमंद नहीं हुआ। तो ली डुआन उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी इस बारे में कंसीडर करना चाहिए कि तुम इस तरीके से प्रैक्टिस करोगी, क्योंकि तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना सब कुछ कर देना ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं इसे बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी आने वाले फ्यूचर में। फिर ऐसा कहते हुए उससे क्वेश्चन पूछती है पर आखिरकार मुझे बात समझ नहीं आई कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ली डुआन उससे कहता है कि नहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है जो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये बात सुनकर के मिस सॉन्ग कंफ्यूजन से उसे पूछती है तो फिर क्या है। जहाँ पर ली डुआन उसे हंसते हुए कहता है जो कि पनिशमेंट मैंने तुम्हें दी थी आखिरी बार हर्ट करते हुए उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि पेट्रियस सॉन्ग ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं तुमसे मिल पाऊं और तुमसे अच्छी तरीके से बात हो पाए। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है क्या सीरियसली। तो ली डुआन उससे जाते हुए कहता है तो अभी के लिए मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से देख लिया है और अब मैं जा रहा हूँ। तो मिस सॉन्ग उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि चलो ठीक है फिर। ऐसा कहते हुए ली डुआन आगे की तरफ निकल जाता है जहाँ मिस सॉन्ग उसकी तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ पे अपनी पनिशमेंट की वजह से मत आना, यहाँ पर तुम सिर्फ मुझसे मिलने आना। ऐसा कहते हुए वो भी पीछे से वहाँ पे निकल जाती है जहाँ उन दोनों की हरकतें मिस सॉन्ग का ब्रदर देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पहले तो मिस सॉन्ग उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करती थी पर आजकल कुछ और ही चल रहा है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें जियान ही पीक को दिखाया जाता है जिसके बीच में से ली डुआन होता हुआ उस जगह को एक्सप्लोर करता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हाफ जाता है और सामने की तरफ देखता है, जिसके साथ वो आगे बढ़ता है और कहता है मैं बहुत ही ज्यादा दिनों से यहाँ पर इसी तरीके से टहल रहा हूँ पर मुझे अभी तक कोई भी ट्रेस नहीं मिला है उस बारे में जो मैंने उस बॉक्स के अंदर पढ़ा था। जिसके साथ वो माउंटेन्स के बीच में से होता हुआ उसके टॉप पर जाता है और जाते हुए कहता है कि मेरी जो स्पीड है वो और भी ज्यादा स्लोअर होती जा रही है क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी अपनी बॉडी लाइटनिंग टेक्निक को यूज नहीं करा है, पर इस समय पर मुझे अब उसे ढूंढना ही होगा इस तरीके से शांति से चलते हुए। ऐसा कहते हुए फिर वो सामने से झाड़ियों को हटाता है और वो देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं और वो एक माउंटेन के बिल्कुल क्लिफ पे होता है जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ कहता है कि आखिरकार हमारी इस अर्थ में इतने सारे माउंटेन्स कहाँ से आ गए और क्या मुझे इन्हें बस इस तरीके से देखते ही रहना चाहिए या मुझे कुछ करना चाहिए। जहाँ वो साइड में से निकल जाता है और जाते हुए कहता है कि मैं अब जाने वाला हूँ इन चीज को एक्सप्लोर करने के लिए और हड़बड़ाहट में तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि वो जिस जगह से जाता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जहाँ वो सामने की तरफ देखता है और हम देखते हैं उसके सामने एक केव को, जिस केव के सामने आकर के वो बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है क्या ये यहीं पे थी, क्योंकि मैं इतने दिनों से इसको ढूंढ रहा था पर ये मुझे नहीं मिली और आखिरकार मुझे अब ये मिल गई है। पर मुझे अभी भी इस बात पे शक है कि ये किसी मास्टर की ना हो, पर इतनी छोटी सी स्मॉल जो केव है वो किसी मास्टर की तो नहीं हो सकती। जहाँ वो उसके अंदर झांकते हुए कहता है मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि ये जो केव है अभी तक हमारे जियानवू में किसी भी पर्सन ने फाइंड नहीं करी होगी यहाँ पे आकर के,
और इसका जो साइज है वो सच में बहुत ही ज्यादा अनइमेजिनेबल है, क्योंकि एक जो मास्टर है वो भी इसके अंदर सिर्फ लेट करके रेंगता हुआ जा सकता है, जहाँ वो अपने सर में से हेड निकालते हुए कहता है कि अब ये कोई भी मैटर नहीं करता है कि ये प्लेस कितनी बड़ी है और कितनी छोटी, मैं इसके अंदर अब जाने वाला हूँ। और वो अंदर जाते हुए कहता है मैं इसके अंदर जाऊंगा और चेक करूंगा कि क्या सच में ये चीज वर्क करती है या नहीं, और मैंने जो भी चीज स्टार्ट करी थी वो इस तरीके से बेकार तो नहीं जाने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं लीड वन को केव के अंदर, जहाँ पे वो रेंगता हुआ जा रहा होता है। उसके चेहरे को देखते हुए हमें समझ आता है कि वो काफी टाइम से रेंग रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। और वो कहता है कि आखिरकार ये कितनी डीप है, जहाँ फिर उसका मन करता है कि वो वापस से बाहर आ जाए, पर अब वो क्या करे। फिर वो कहता है कि अब मैं अंदर जाकर के ही रहूंगा। जिसके बाद उसे सामने से रोशनी दिखती है, जिसे देखते हुए वो कहता है कि हाँ, मैं लाइट को देख पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। और जब वो उस जगह से बाहर आता है तो वो अपने सामने देखता है कि वो लाइट एक प्लांट हब में से निकल के आ रही होती है। जिस प्लेस को देखते हुए लीड वन कहता है आखिरकार इस छोटी सी केव के अंदर इतनी बड़ी प्लेस कैसे आ गई, और वो उस आसपास की जगह को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी उसकी नजर उसी हर्ब के ऊपर चली जाती है, जिसको देखते हुए वो कहता है कि क्या सच में ये चीज यहाँ पे है, ये तो एक सनग्रास है। और इस ग्रास के बारे में बताया जाता है कि जो सनग्रास है ये सबसे बेस्ट एलिक्सर है सारे एलिक्सर्स में से। अगर एक जियानवू पर्सन ने इसे इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर लिया तो 60 इयर्स की जो इनर क्यूआई है वो उसे एक बार में ही कंज्यूम हो जाएगी। और आखिरकार किसने सोचा था कि मुझे ये इतनी स्पेशल हब यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ वो साइड में देखता है, पर हम देखते हैं तभी उसके साइड में एक बहुत ही खतरनाक स्नेक होता है, जो हमारे लीड वन से कम 5 टाइम्स बड़ा होता है। वो उसी की तरफ ही बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है। लीड वन उसको देखते हुए कहता है कि ये तो डार्किंग वाइपर है। और ऐसा कहते हुए वो पीछे हटते हुए हमें बताता है कि ऐसी जगहों पर ज्यादातर स्पिरिचुअल क्रिएचर रहते हैं जो नॉर्मली इस तरीके की एलिक्सर्स को गार्ड करते हैं, जो कि यहाँ पर ये सनग्रास को गार्ड कर रहा है। जिसके बाद वो स्नेक के बारे में हमें बताता है कि सिर्फ उसकी एक बाइट जो है वो 10,000 पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी एक बाइट तुम्हें इंस्टेंटली मार सकती है। फिर लीड वन अपनी स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रखता है और सामने देखते हुए कहता है कि मुझे अब इसे किल कर देना होगा सिर्फ एक ही ब्लो में, ताकि मैं सनग्रास को ले सकूं। पर तभी वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि रुको जरा। आखिरकार ऐसा कहने के बाद उसे वापस से अपने उन स्टैचूज के पोस्चर याद आ रहे होते हैं, जहाँ वो कहता है क्या वो जो स्क्रिप्चर्स थे मैंने पढ़े थे उनके बारे में, वो यही तो नहीं थे कि इस डार्किंग वाइपर को मार करके ग्रास को ले जाओ, क्योंकि उन स्क्रिप्चर्स में इस तरीके की पोजीशन थी जिससे आप अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हो अपने एनिमी से। और आखिरकार इसी वजह से उस बॉक्स में उन सारे स्क्रिप्चर्स को रखा हुआ था, क्योंकि वो किसी पर्सन को यहाँ पे बुलाना चाहता था ताकि वो इन स्क्रिप्चर्स की सीक्रेट को सॉल्व कर सके। जहाँ तभी लीड वन सामने की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है मुझे लग रहा है मैं कुछ चीज को मिसिंग कर रहा हूँ। जहाँ तभी वो अपने साइड में देखता है और देखते हुए कहता है कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गैप है। दूसरी साइड देखने के बाद वो उसी गैप की तरफ आगे बढ़ता है, और जब वो उस दूसरी गैप से आगे निकलता है तो वो अपने साइड में देखता है, जहाँ हम देखते हैं उसके साइड में एक पर्सन को जो पूरी तरीके से डेड है, क्योंकि उसकी बॉडी में सिर्फ उसका स्केलेटन ही बचा हुआ है। और वो पर्सन अपनी मेडिटेशन की स्टेट में बैठा हुआ था और वो बैठे बैठे ही यहाँ पर मर गया है। जिसके बाद लीड वन उसके साइड में पड़ी हुई जो बुक होती है उसको की तरफ देखने लगता है और उसे हाथ में उठाते हुए कहता है कि ये बुक तो इमॉर्टल क्रेन की सीक्रेट आर्ट है। जहाँ वो उस बुक को ओपन करता है तो उसके अंदर बहुत सारे उसे मार्शल आर्ट की टेक्निक्स मिलती है, जिन्हें देखते हुए वो कहता है कि आखिरकार मैंने इस प्लेस को फाउंड कर लिया, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं बहुत सालों तक इसे ढूंढता ही रह जाता। जिन आर्ट्स को वो देखते हुए हमें बताता है कि ये जो सीक्रेट आर्ट है ये उन स्क्रिप्चर्स से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो मार्शल आर्ट है इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है किस तरीके से आप अपनी ट्रू क्यूआई को रिलीज कर सकते हैं अपनी इनर क्यूआई में बदल करके इन 5 मूवमेंट्स के द्वारा। जहाँ वो कहता है कि मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँ सनग्रास को कंज्यूम करना और डार्क किंग वाइपर को मारना, पर इसके अलावा जो एक और चीज है मैं डिस्कवर नहीं कर पाया वो थी माइरेट पॉइजन्स, जो कि उस ग्रास को प्योरीफाई करने के काम आती है, जिसपे मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो उसके साइड में ही ग्रो होती है। इस तरीके से वो जो सारी चीजें बुक में लिखी होती है वो हमें बताता है कि वहाँ पर एक फ्रूट के बारे में बताया गया है, और ये सारी की सारी लेगेसी मैं अपने सक्सेसर को देने वाला हूँ। यानी ये सारी बातें उस पर्सन ने करी थी। जिसकी तरफ देखते हुए लीड वन कहता है ग्रास और बियर फ्रूट ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि 100 ईयर्स में एक बार ही आते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा स्पेशल है कि ये डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं किसी भी तरीके के पॉइजन को, और मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर मिलेंगे। जहाँ वो साइड में देखता है और साइड में देखते हुए कहता है कि सच में आखिरकार ये मुझे यहाँ पे मिल ही गई, और ये एग्जैक्टली उसकी तरह ही दिखती है जैसा कि मैंने अपनी मुरिम अलायंस की लाइफ में और वहाँ की लाइब्रेरी में मैंने इसके बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करी थी। और ये जो ओल्ड मास्टर है इसने अपनी लेगेसी को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया अपने सक्सेसर के लिए, जो कि इसके फुट स्टेप्स को फॉलो करता हुआ यहाँ पे आ जाता। और माइरेट पॉइजन को प्योरीफाई करने के लिए इसको ग्रास की भी जरूरत पड़ती, जो कि इनर कोर इनर डार्किंग वाइपर से मिलेगी। पर एक नॉर्मल पर्सन जो कि यहाँ पर आकर के डार्किंग वाइपर को मार सकता है ऐसा तो नहीं होगा, और आसानी से सनग्रास को ले जाए खुद के द्वारा। जहाँ वो उसके सामने झुकते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया एल्डर। ऐसा कहने के बाद वो साइड में से रखी हुई ग्रास में से थोड़े से बीड्स को निकालता है और कहता है कि अभी के लिए मैं इन फ्रूट्स को ले रहा हूँ, जो कि माइरेट पॉइजन को प्योरीफाई करने में काम आएगी, और मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूंगा एनर्जी के रूप में, ताकि मैं डार्किंग वाइपर्स के इनर कोर को हासिल कर सकूं, जो कि पूरी तरीके से पॉइजन से भरा हुआ है। और ऐसा कहते हुए वहां से निकलते हुए कहता है तो अब मैं गेन करने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इम्परवियसनेस वाली 10,000 पॉइजन्स को,
जहाँ वापस से वो उसी स्नेक के सामने आ जाता है और ये सीन कंटिन्यू होता है जहाँ पर लीड वन ने अपनी स्वॉर्ड को उस स्नेक की तरफ ही करा होता है और वो बिल्कुल रेडी होता है उसे मारने के लिए। जहाँ वो जो स्नेक होता है वो भी बिना किसी देरी के हमारे लीड वन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है अपने पूरे के पूरे जबड़े को खोल के। जहाँ लीड वन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, पर मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए और अच्छी चीजें करने के लिए तुम्हें मारना ही होगा। ऐसा कहने के बाद वो तुरंत ही उसके नेक पे एक बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक लगाता है और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में वो उसके हेड को उस बॉडी से पूरी तरीके से अलग कर देता है। जहाँ पर उस स्नेक का काम वहीं पे तमाम हो जाता है, जिसकी तरफ देखता हुआ लीड वन कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं क्या कर सकता हूँ। और वो वहीं पे बैठ करके मेडिटेट करता है, जहाँ उसके लेफ्ट हैंड में स्नेक का डार्क कोर होता है, जिसे देखते हुए लीड वन कहता है कि ये सच में एक पूरी तरीके से पॉइजन से भरा हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा हॉरिफाई है। जहाँ वो कुछ देर बैठता है और सोचता है कि अगर मैं गेन कर लूंगा इतनी ज्यादा पावर्स को, जो कि इक्वल है 10,000 पॉइजन के, तो उससे पहले मुझे इस इनर कोर को एब्जॉर्ब करना होगा ताकि जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी में मेरे फैल जाए। तब मुझे मायरेट पॉइजन वाली ग्रास को इसे खाना पड़ेगा ताकि मैं इसे प्योरीफाई कर सकूं। जिसके साथ वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है अपनी लाइफ को इस तरीके से रिस्क में डालना, पर वो बिना वक्त जाया करे हुए उस कोर को उठाता है और अपना मुंह खोल के उसे खाते हुए कहता है, पर मैं अब इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर गेन होने वाली है। ऐसा कहने के बाद वो उसे तुरंत ही खा लेता है, पर जैसे ही वो उसे निगलता है उसे बहुत ही बड़ा शॉक लगता है वहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लीड वन की बॉडी है उसके अंदर पॉइजन बहुत तेजी से फैल रहा होता है। वो वहाँ पे बिल्कुल भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। जहाँ हम देखते हैं उसके हाथ में भी पूरी तरीके से पॉइजन फैल गया होता है, उसकी वीन्स तक में भी। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें लीड वन को दिखाया जाता है जो आखिरी बार काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, और हम देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। जहाँ पर वो हमें कहता है कि मेरी इंटरनल ऑर्गन्स मुझे इस तरीके से फील हो रहे हैं कि वो सारे के सारे अंदर मेल्ट हो चुके हैं और अब मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड ऑन करके नहीं रख सकता। जहाँ फिर वो कहता है कि अब मुझे क्विकली मायरेट पॉइजन की जो प्योरीफाइंग ग्रास है उसे खा लेना होगा। ऐसे कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जहाँ हम उसके फेस को देख करके ये बात जान सकते हैं कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। और फिर वो कहता है कि नहीं, अभी के लिए नहीं, अभी तो मुझे थोड़ी देर और इंतजार करना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। जहाँ पर तभी फिर वो थोड़ी देर में उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी में पॉइजन उसके पैरों तक पहुंच चुका है। जहाँ वो सामने देखते हुए कहता है कि ऑलराइट, अब मुझे पॉइजन को प्योरीफाई करने के लिए ग्रास को खा लेना होगा। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ में वो जो बीट्स होते हैं उन्हें उठाने के लिए खाता है और खाते हुए कहता है कि अगर मैंने फ्रूट्स को खा लूंगा तो अभी के अभी ये जो मायरेट पॉइजन है इसे प्योरीफाई कर देगी। पर तभी उसे काफी ज्यादा पेन होता है, क्योंकि अब हम देखते हैं उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इस चीज को खाने के लिए उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती। जहाँ इसके बाद वो ऐसा कहते हुए वहीं पे कोलैप्स होकर के गिर जाता है और उसकी मेमोरी के अंदर हम देखते हैं उसके एक पास सीन को जहाँ पर वो किसी वुमेन के साथ बैठा हुआ होता है। और फिर वो हमें बताता है कि वो दिन जब मैंने फीस्ट किंग को डिफीट करा था और मैं रिटर्न हुआ था अपने घर में, तब मैंने अपनी मदर को बताया था कि आखिरकार कैसे मैंने उस फीस्ट किंग को डिफीट कर दिया। तो उन्होंने मेरी इस चीज को काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हुए मेरी तारीफ करी, और मुझे अभी तक याद है कि उनके जो फेस है उनपे बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ रखे थे, पर फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहती थी। जहाँ फिर वो अपने ओल्ड वर्जन में आ जाता है और कहता है, और इसी वजह से मैंने फोकस करना चालू कर दिया और मुझे तो अच्छी तरीके से याद नहीं कि मैंने उन्हें आखिर बार प्रॉपरली कब देखा था, और अब मैं बिल्कुल फेल हो चुका हूँ उनकी रिंकल्स को देखने के लिए। जहाँ उसकी मदर उससे कहती है कि मेरा बेटा सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, और वो उसे खाना देते हुए कहती है कि इसे खा लो, ये तुम्हारी एनर्जी को रीगेन करने में मदद करेगा। जहाँ वो यही चीज बड़बड़ाते हुए कहता है कि मदर, ऐसे कहते हुए उसे होश आता है और हम देखते हैं वो वहीं पे जमीन में गिरा पड़ा होता है। उसके हाथ से वहाँ पे जो बीड्स होते हैं वो भी जमीन में गिर गए होते हैं, जिन्हें देखते हुए लीड वन कहता है मैं इस तरीके से तो नहीं मर सकता। और फिर वो धीरे धीरे करते अपने हाथ को उन बीड्स की तरफ ले जाते हुए कहता है अभी भी मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कंप्लीट करनी है। ऐसे कहते हुए उसे उसकी मदर के विजन सारे होते हैं कि उसकी मदर उससे कहती है कि हाँ तुम कर सकते हो मेरे बेटे। जहाँ वो हिम्मत करता हुआ जैसे तैसे करके अपने हाथ को अपने फेस के आगे ला करके उन बीड्स को खा लेता है, और उन बीड्स को खाने के बाद वो तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सीन दोबारा से चालू होता है और हम देखते हैं लीड वन को जो नेक्स्ट डे वहाँ पे खड़े होते हुए कहता है तो अच्छा हुआ, इसका मतलब मैं नहीं मरा। और फिर वो स्माइल करते हुए कहता है मैंने इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग पेन को कंट्रोल करा है जिससे मेरी बॉडी बहुत आराम से डिसअपियर हो जाती, और मैं खुश हूँ कि आखिरकार मैंने उस टाइम को इतनी जल्दी मैनेज कर दिया और वो बीत गया। जहाँ वो सामने देखते हुए कहता है कि अब इसे चेक करने से पहले ये देखते हैं कि मेरी बॉडी कंडीशन कैसी है, और वो वहीं पर तुरंत ही बैठ जाता है और मेडिटेट करते हुए अपनी बॉडी कंडीशन को देखते हुए कहता है कि हाँ मैं सक्सेस हो गया हूँ और मैंने बहुत ज्यादा इम्पर्वनेस 10,000 पॉइजन को गेन करा है, तो अब मेरे ऊपर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा। जिसके बाद वो हमें बताता है कि इम्परविजनेस वाली जो स्टेट होती है ये कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि इसे नॉर्मली अचीव कर लिया जाए अगर आपके पास बहुत सारी क्यूआई होगी तो भी, जबकि ये स्टेट ऐसी है जो मैंने अभी तक अपनी प्रीवियस
प्रीवियस लाइफ में अचीव नहीं करी थी। ये सारी बातें वो हमें बताते हुए कहता है, पर अभी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ और मुझे काफी ज्यादा अपनी बॉडी में पेन महसूस हो रहा है। जहाँ वो साइड में रखी हुई ग्रास को देखते हुए कहता है कि अब मेरे रिवॉर्ड का टाइम आ गया है, और वो उसको तुरंत ही अपने हाथों में ले लेता है। जहाँ वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इसकी रूट्स को भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा, यानी मैं सारी चीज को ही यहाँ पे खा जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही अपने ग्रास को मुंह में रख के वहाँ पे अपने दांतों से चबा के खा जाता है, और उसे सटकने के बाद वो वहीं पे वापस कल्टीवेशन की स्टेट में बैठ जाता है और कल्टीवेट करता हुआ वहाँ पे अपने आसपास ऑरा को गैदर करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं उसके आसपास नेचर से काफी ज्यादा अमाउंट में ऑरा इकट्ठा होकर के उसके हाथ पे आ जाता है, और वो उसके हाथ से होता हुआ उसकी बॉडी में समा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलती है, और हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो होता है वो काफी ज्यादा बैडेस लग रहा होता है, और उसकी आईज में से भी खतरनाक सी फ्लेम रिलीज हो रही होती है। जिसके बाद वो वहाँ पे खड़े होते हुए कहता है कि अब मैंने कम्प्लीटली 60 इयर्स की इनर क्यूआई को एब्जॉर्ब कर लिया है। जहाँ हम देखते हैं अभी भी उसके हाथ में पावर उसकी बॉडी से बाहर आ रही होती है, और वो कहता है कि अब के लिए मेरे पास 120 ईयर की इनर क्यूआई होगी है, तो अब मैं अपने फोर्थ मूवमेंट को यूज कर सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो सामने देखते हुए कहता है कि हाँ, अब मैं उन्हें एक साथ इस्तेमाल करूंगा, और वो अपने दोनों हाथों को आगे ला करके कहता है कि जो इमोर्टल क्लैन की सीक्रेट आर्ट है, अब मैंने उसे भी फाउंड कर लिया है, तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और वो तभी अपने हाथों से तुरंत ही वहाँ पे सामने की तरफ बहुत ज्यादा इमेंस पावर रिलीज करता है, और हम देखते हैं उसके सामने जो पूरी जगह होती है वो आगे से डिस्ट्रॉय हो रही होती है। जहाँ तभी वो एक के बाद एक ऐसे करते हुए बहुत ही ज्यादा अपने मार्शल आर्ट के पोस्चर को परफॉर्म कर रहा होता है, और हमें बताता है जो मार्शल आर्ट है वो पूरी बॉडी से ही यूज करी जा सकती है ताकि आप अपने एनिमी से फाइट करो। और इस टाइप की मार्शल आर्ट को हम फिजिकल कॉम्बैट आर्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन अटैक्स होते हैं वो आपके पंचेस और किक्स नहीं होते, बल्कि इसके साथ साथ आप उनसे अटैक करने के बाद अपना डिफेंस भी कर सकते हैं। और एक्चुअली में जब आप अपनी लीथल अटैक्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें आपके जो शोल्डर्स होते हैं और नीज होते हैं और एल्बो, इन सबको इन्वॉल्व करते हो ताकि आप अपनी एल्बो को थ्रो कर सको अपने अपोनेंट के पंच के ऊपर, जिससे कि बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट जनरेट होता है। ये सब हिट कर सकते हो अपने शोल्डर को, और जब वो ये सोचे कि आप अपने किक्स को उनके ऊपर मारने वाले हो तो आप अपने शोल्डर से ही अपने एनिमी के अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हैं। जहाँ वो तुरंत वहाँ पर फिर शांत हो जाता है, और शांत होते हुए अपने आप को रेस्ट देता है, जिसके साथ वो वापस से उसी जो इमोर्टल क्लैन की बुक होती है उन्हें अपने पास रखते हुए बोलता है कि अगर मैं कंपेयर करूं अनरिवेलेड विंड गॉड की जो फीस टेक्निक है मैंने सीखी थी पिछली बार, उससे ये जो मार्शल आर्ट है ये क्लियरली एक लेवल ऊपर है, और अब मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ अपनी सोल चेजिंग ऑरा स्वॉर्ड आर्ट से जो कि मैंने लर्न करी थी। जहाँ वो कहता है पर आखिरकार ये बुक किस मास्टर की हो सकती है जो अपने पीछे इस तरीके की मार्शल आर्ट को छोड़ गया है। ऐसा कहते हुए फिर वो वहाँ पे सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्लेस पे आराम से रेस्ट करोगे। ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है, और वो और किसी की नहीं उसी मास्टर की ग्रेव पर ही उन्हें बो कर रहा था। जिसके बाद ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें वुहान को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं एडवाइजर गैल को, जो काफी ज्यादा खुशी से अपने सामने किसी पर्सन से कहता है क्या आप यहाँ पे लास्ट बार नहीं आए थे क्या? तो हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं हमारा लीड वन होता है, जो उनसे कहता है कि हाँ मैं आखिरी बार आया था और तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान गए, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो वो उससे कहता है आखिरकार मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, मेरी जो शॉप है इसका सबसे पहले कस्टमर तो आप ही थे। फिर वो उससे कहता है क्या आप अल्कोहल नहीं पियेंगे इस सीट पर बैठ करके? तो लीडोन उससे कहता है कि हाँ मैं पीऊंगा। जिसके बाद वो दोनों अंदर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ एडवाइजर गैल उसे कह रहा होता है कि आपका वापस से वेलकम है। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं, जहाँ लीडोन सामने देखता है और हम देखते हैं उसके सामने एक स्वॉर्ड को और एक शील्ड को, जिन्हें देखते हुए कहता है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। तो जो एडवाइजर गैल होता है वो लीडोन के सामने ड्रिंक लाते हुए उससे कहता है मैंने ये सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं इन चीजों से बोर ना हूँ। ऐसा कहते हुए वो लीडोन को ड्रिंक सर्व करता है, जहाँ लीडोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि बिग पीओ भी यहाँ पर आ जाए, पर आखिरकार ये तो अब उसी की मर्जी होगी कि वो आए या ना आए। और एडवाइजर गैल को देख के ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा ही शांत है, जहाँ वो तभी अपने सामने देखता है काफी ज्यादा हैरानी से, क्योंकि वहाँ कोई पर्सन आता है, जिसे देखते हुए लीडोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो सीमा तैंग है। जिसके बाद हम देखते हैं सीमा तैंग की झलक को, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं सीमा तैंग को, जो वहाँ पर एडवाइजर गैल के होटल में आया होता है और उस प्लेस को देख करके बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी है जगह जो तुमने यहाँ पर ली है आकर के, और मैंने इस बारे में सुना था कि तुमने एक होटल को ओपन करा है, तो मैं यहाँ से जा रहा था, इस वजह से मैंने ये डिसाइड करा कि जरा मैं बैठ करके यहाँ अपना समय बिता लूं, क्योंकि इवन तुमने अलायंस को भी छोड़ दिया है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आखिरी बार तुम्हारा फेस देखना चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीजें करी। तो जो एडवाइजर गैल होता है वो उनसे कहता है कि हाँ मैंने देखा, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल करके यहाँ
यहाँ पर आए मेरे से मिलने के लिए, जहाँ पर जो सीमा तियान होता है वो वहाँ पर बैठ करके कहता है कि आप हमारे लिए थोड़ी सी अल्कोहल नहीं लेके आएंगे। तो जो एडवाइजर गैल होता है वो उनसे कहता है कि मैं आपके लिए अभी लेकर के आया सर। ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं लीड वन को, जो वहाँ पीछे उन सबकी बातें सुन रहा होता है और लीड वन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या ये सिर्फ यहाँ पर रुकने के लिए आया है? ये कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रहा है? इसको देखने से तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई नॉर्मल पर्सन है, क्योंकि हर चीज में अपना बेनिफिट ही देखता है। जहाँ लीड वन हमें उसके बारे में बताता है कि ये मुरीम अलायंस में जितने भी जो बाकी के पल रहे कुत्ते हैं उनके ऊपर ध्यान देता है, ना कि उन पर जो उसे छोड़ करके चले गए हैं। पर मुझे बात अभी भी समझ नहीं आई कि आखिरकार ये इस जगह पर क्या करने के लिए आया है। हम देखते हैं वहाँ पर एडवाइजर गैल को, जो वहाँ पे उसके लिए ड्रिंक ले आता है और उसे देता है, जहाँ पर जो सीमा तैंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये एडवाइजर गैल नहीं, ये बिग पीओ है। तो हम देखते हैं जो सीमा तैंग होता है वो उससे कहता है, क्या तुम एडवाइजर गैल से मिले हो? ये बात सुनकर के जो लीड वन होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये गैल सिरियन की बात कर रहा है? तो हम देखते हैं उसके सामने जो बिग पीओ होता है वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर आया था और उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया था मेरे इस बिजनेस को ओपन करने से पहले। उसकी बात सुनकर के जो सीमा तैंग होता है वो उससे कहता है, तुम दोनों को देखने से ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे कप में ड्रिंक डाल रहा होता है। तो जो उसके सामने बिग पी होता है वो उससे कहता है कि हाँ, हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और काफी ज्यादा गहरे भी। जो सीमा तैंग होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारा कोई प्लान है कि तुम वापिस से अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हो? जहाँ लीड वन उनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है, तो अच्छा है, आखिरकार ये यहाँ पे ये चीज करने के लिए आया था। और फिर वो वहाँ पे ड्रिंक करता हुआ कहता है, ये बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो ये चीज पूरी तरीके से रिवील हो गई थी कि अब जो सारे के सारे अलायंस में लोग हैं वो सारे एक नंबर के झूठे हैं और पूरे के पूरे सस्पिशियस हैं। जहाँ पर कुछ समय बाद जो सीमा तैंग होता है वो वहाँ पर अपनी ड्रिंक पी लेता है और बाउल को नीचे रखते हुए कहता है, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो गई है और मैंने काफी ज्यादा समय यहाँ पे बिता लिया है, पर मैं क्या करूँ, मेरा आज का जो शेड्यूल है वो काफी ज्यादा बिजी है और मुझे दूसरी जगह भी जाना है। ऐसा कह करके वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, जहाँ पर जो बिग पी होता है वो उससे कहता है कि आपका शुक्रिया कि यहाँ पर आप आए और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो ट्रिप है वो बिल्कुल सेफ होगी। जहाँ जो सीमा तैंग होता है वो उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ आकर के। ऐसा कहने के बाद वो उसके कंधे पे हाथ रख के वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या जो एडवाइजर गैल है उसने तुम्हें कुछ चीज नहीं दी? ये बात सुनकर के जो लीड ऑन होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वे चीज क्या हो सकती है, क्योंकि सीमा तैंग को ऐसा लगता है जिस चीज की वो तलाश कर रहा है वो गैल सिरियन के पास है। जहाँ पर बिग पी उससे कहता है, उसने मुझे कोई भी चीज नहीं दी है। तो जो सीमा तैंग होता है वो उसकी तरफ घूर करके देखता है और कहता है कि हाँ, मैंने देखा। ऐसे कहने के बाद वो वहां से जाते हुए उससे कहता है कि जो अल्कोहल का टेस्ट था वो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट था और मैं तुम्हारे को गुड लक करता हूँ कि तुम्हारा ये जो बिजनेस है ये काफी अच्छी तरीके से ग्रो करे। ऐसे कहने के बाद वो वहाँ पे अपने सर्वेंट के साथ लीड वन के साइड में से होता हुआ निकल रहा होता है और लीड वन भी पीछे ड्रिंक कर रहा होता है। जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है कि आखिरकार सीमा तैंग क्या चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जहाँ वो बिग पीओ को देखते हुए कहता है, परफेक्ट तो ये है कि वो यहाँ पर आया है, इसका मतलब बिग पीओ ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है और ये दोनों कुछ चीज अपने आप में कर रहे हैं। जहाँ पे हम देखते हैं लीड वन तभी वहाँ पे बिग पीओ से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि जो अल्कोहल का टेस्ट है वो काफी ज्यादा ही ग्रेट है। ये बात सुनकर के जो बिग पीओ होता है वो स्माइल करते हुए उससे कहता है कि आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। तब लीड वन वहाँ पे अपनी हेड पहन करके निकलते हुए कहता है, इसका टेस्ट काफी ज्यादा ग्रेट था तो मैं कल दोबारा यहाँ पर आऊंगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और जाते हुए बिग पीओ को देखते हुए कहता है, मैं होप करता हूँ कि बिग पीओ एक अच्छी लाइफ जी पाए, इवन जबकि मैं उसे अपना एक पर्सन नहीं बना पाया और जब तक वो हैप्पी है तो मेरे ऐसा कोई भी इंटेंशंस नहीं है कि मैं उसे अकेला ही छोड़ दूं। फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, पर जो बिग पीओ है वो अभी के लिए पूरी तरीके से पकड़ा जा चुका है। जिस चीज को ढूंढते हुए सीमा तैंग यहाँ पर आया था और इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीजों की टेक केयर करनी पड़ेगी। जिसके बाद तभी ये सीन पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीमा तैंग को, जो अपने सामने किसी पर्सन से कहता है कि एक आदमी है जिसका नाम है बिग पीओ और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल वैसा ही था। जहाँ तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक पर्सन को, जहाँ पे वो पर्सन कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि उसे कोई भी चीज नहीं मिली? हमारे जो प्रीवियस अलायंस लीडर है उनके असुरा विजडम किंग स्वॉर्ड का, जो कि गैल सेरियंग ने उसे दिया था। तो जो सीमा तैंग होता है वो उससे कहता है कि मुझे भी पहले यही लगा था और आखिरकार क्या ही हो सकता है। जहाँ वो बिग पीओ को याद करते हुए कहता है, वो बहुत ही ज्यादा शांत था जब मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा था और उसके चेहरे पे कोई भी रिएक्शन नहीं आया था, तो हो सकता है कि उसने उसे ना लिया हो। जहाँ फिर वो कहता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रैक्टिकली इस चीज का रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता था इस केस में और वो इतने टाइम से अलायंस में हमारे काम करता है। जो उसके पीछे पर्सन होता है वो उससे कहता है कि जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था आप तो काफी ज्यादा ही शार्प हैं। पर जो सीमा तैंग होता है वो कहता है, ये बात तो तुम्हारी ठीक है पर वो काफी ज्यादा ही स्ट्रेंज था। जहाँ फिर वो कहता है, अगर उसने इस तरीके की प्रीशियस स्वॉर्ड को छुपा करके रखा होता तो वो अभी तक हमारे मुरीम अलायंस के अंदर ही काम कर रहा होता और यहाँ की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता। और इसी वजह से जो ये बात है ये मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तो उसके पीछे जो पर्सन होता है वो उससे कहता है, हो सकता है
इसके अलावा उसका कोई अल्टरनेट मकसद हो जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें कर रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस सब चीजों की टेक केयर करूंगा। तो जो सीमा तैंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि चलो ठीक है, ये केस मैं अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, पर एक बात अपने दिमाग में अच्छे से याद रखना। ऐसा कहते हुए वो उसे बताता है कि वो जो कमीना है पूरे मुरिम अलायंस का सबसे बेस्ट गार्ड है। यानी सीमा तैंग को भी पता है कि आखिरकार बिग पीओ कितना ज्यादा ताकतवर है। उसकी बात सुनकर के वो जो पर्सन होता है वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं आपकी बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीड वन के रूम में, जहाँ लीड वन बैठे बैठे सोच रहा होता है आखिरकार सीमा तैंग क्या चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या वो चीज गैल सीरिया से बिलोंग करती है या फिर वो मेरी चीजों को ढूंढ रहा है, यानी मेरी किसी ऐसी चीज को जो मेरे से बिलोंग करती थी। और स्टिल अभी तक मैंने इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी है कि वो क्या चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और अब मैं इन सब चीजों में पर्टिकुलरली सोच नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि ये लोग एक ज्वेल्स को ढूंढ रहे हो या किसी एलिक्सर को या किसी ट्रेजर को। इवन मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ में रिलाई करता था अपनी एक सिंगल स्वॉर्ड पे। ऐसा कहते हुए तभी उसे क्लिक होता है अपने माइंड में, जहाँ वो कहता है क्या ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी स्वॉर्ड को ढूंढ रहे थे। और वो अपनी स्वॉर्ड के बारे में बताता है कि उस स्वॉर्ड का नाम था असुरा विजडम किंग स्वॉर्ड। जहाँ तभी उसे गैल सीरिया की बात याद आती है, जहाँ वो कहता है कि आप हमेशा ही अपनी असुरा विजडम स्वॉर्ड को ही यूज करते हैं मेरे लॉर्ड, जबकि हमारे पास काफी ज्यादा ही ट्रेजर स्वॉर्ड है जो हमारे स्टोरेज में ऐसे ही इधर उधर पड़ी हुई है, पर आप उन्हें कुछ महीने यूज करने के बाद भी वापस से वहीं फेंक देते हैं। तब हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं हमारा लीड वन होता है जो अपनी पिछली लाइफ की बातें याद कर रहा होता है। वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ, कि ये फैक्ट बन चुका है। इवन आप हो वो भी इसके बारे में अच्छी तरीके से अवेयर हो कि आपको असुरा विजडम स्वॉर्ड से कितना ज्यादा ही लगाव है मेरे लॉर्ड, और हो सकता है कि बहुत समय से ही ये आपके पास हो, इसी वजह से आपको अच्छी लगती है। वहाँ पे लीड वन उससे कहता है इसे देखने से मुझे इस तरीके से फील होता है कि मैं अपने पुराने समय में जा रहा हूँ, यानी मैं अपनी पुरानी चीजों को महसूस करता हूँ। तब जो लीड वन होता है वो वहाँ पर कहता है अगर मैं मर गया था तो मेरी चीजों का ख्याल किसने रखा, और क्या वो चीज उसे मिली है जो इस चीज के लायक है, और अगर ऐसा है तो आखिरकार गैल सेरियांग ने उस असुरा विजडम स्वॉर्ड को चोरी क्यों करा होगा। और अब मुझे लगता है कि करंटली बिग पीओ के पास ही होगी। जहाँ ऐसे कहते हुए वो काफी ज्यादा सीरियसली बोलता है कि जो सीमा तैंग है वो इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा। जिसके बाद ये सीन भी यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बिग पीओ को अपने साइड में एक पर्सन को देखते हुए कहता है कि आप सच में वापस आ गए। हम देखते हैं उसके पीछे और कोई नहीं लीड वन होता है जो उससे आकर के कहता है मुझे तो काफी देर पहले ही आ जाना चाहिए था पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो बिग पीओ उससे कहता है कि नहीं नहीं आपकी ऐसी कोई भी गलती नहीं है, मैंने तो बिल्कुल अभी ही इस शॉप को ओपन करके रखा हुआ है, आप अंदर आ सकते हैं। तो जो लीड वन होता है वो उसकी तरफ देख करके काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो बिग पीओ होता है उसने वहाँ पे इंसेक्ट को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा होता है, जिसको देख करके लीड वन कहता है कि ये जो इंसेक्ट है ये यूज करे जाते हैं फेरोशियस टाइगर ग्रुप के द्वारा, जो कि सिर्फ नाइट में ही अवेक होते हैं। इसका जो मेनली यूज होता है वो ये है कि जो सर्विलेंस है नाइट का उसे देख सके जब कोई इस चीज को अप्रोच करता है, और मैं इसे रात के जासूसी के लिए ही यूज करता था। इसका मतलब ये है जो बिग पीओ है वो पहले से ही अपने मिशन के लिए प्रिपेयर हो चुका है और अब ये बिल्कुल उसके एंड पे पहुंच चुका है। तो बिग पीओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे माफ करना अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो। तो लीड वन उससे कहता है कि नहीं नहीं वो तो मैं पर्सन हूँ जिसे सॉरी बोलना चाहिए। तो बिग पीओ से देखते हुए कहता है अगर आपके जैसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोग हो तो मैं बहुत ही जल्दी अमीर हो जाऊंगा कुछ ही समय में यंग मास्टर। जहाँ लीड वन उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है तो मुझे लगता है कि तुम्हें अमीर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे डेली आना पड़ेगा। ये बात सुनकर के जो बिग पीओ होता है वो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है, और फिर वो हंसते हुए लीड वन से कहता है कि प्लीज आप यहाँ पर आकर के बैठ जाइए कुछ समय के लिए। तो लीड वन उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वहाँ पे बैठ जाऊंगा, मैं बस बाहर का नजारा देख करके एंजॉय कर रहा था। जहाँ ऐसे कहते हुए जो लीड वन होता है वो माउंटेन्स की तरफ ही देख रहा होता है उस होटल के एक विंडो से, और फिर वो बिग पीओ को देखता है और देखते हुए उसकी प्रीवियस मेमोरी याद करते हुए बोलता है कि जो बिग पीओ था इसका सच में एक ड्रीम था कि ये इस तरीके के होटल को ओपन करे, जबकि इसे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस मिशंस को करता हुआ आया है मेरे साथ। जहाँ वो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मुझे इस प्लेस को एक नाम देना पड़ेगा जो कि होगा बिग पीओ का रेस्टिंग प्लेस। जहाँ तभी जो लीड वन होता है वो वहाँ साइड में पड़े हुए वापिस से एक स्वॉर्ड को और उसके कवच को देखता है, और उसको देखते हुए उसके माइंड में एकदम ही क्लिक होता है। जहाँ वो कहता है कि आखिरकार क्या ये सच में ही, और लीड वन के इतना कहते ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वो तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में लीड वन स्वॉर्ड के बारे में बताता है कि एक स्वॉर्ड का जो नाम है वो उसके ओनर के द्वारा ही रिकॉग्नाइज करा जा सकता है अगर वो बहुत समय तक एक दूसरे के साथ रहे हो। और मुझे लगता है कि वो लिटरली मेरी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज कर लेती थी जब मैं उसे यूज करता था। उसे यहाँ तक ये भी बात पता रहती थी कि मैं कब ज्यादा एंग्री हूँ और आखिरकार कितना ज्यादा गुस्सा हूँ। जब जो स्वॉर्ड होती है और जो इमोशंस होते हैं वो एक साथ अटैच हो जाते हैं तो जो अटैक होता है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जहाँ फिर वो कहता है कि अपनी पास्ट लाइफ में जो असुरा विजडम स्वॉर्ड थी वो रिएक्शन को शो करती थी जब मैं उसमें अपनी इनर क्यूआई को डालता था। ऐसा कहते हुए फिर वो सामने
अपने स्वॉर्ड को देख रहा होता है और देखते हुए कहता है, पर मुझे अभी इस बारे में नहीं पता है कि जब मैं इस बॉडी में आ गया हूँ बी लीड वन की, तो ये मुझे रिकॉग्नाइज कर पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तक जो मेरी हेवनली मार्शल आर्ट की सर्कुलेशन है वो तो सेम है, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, चलो हम इसे ट्राई करके देखते हैं। ऐसे कहते हुए वो सामने स्वॉर्ड की तरफ ही देख रहा होता है, जहाँ वो स्वॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहता है, फॉर्चुनेटली जो बिग प्यू है वो भी ये सारी चीजें कर रहा है जो कि मैं चाहता था, यानी उसने उसकी स्वॉर्ड को संभाल करके रखा हुआ है और वो स्वॉर्ड के सामने आने के बाद वहां पर अपनी पावर रिलीज करता है और उस स्वॉर्ड को महसूस करने की कोशिश करता है। तभी वो देख करके काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और देखते हुए कहता है कि ये तो सच में असुरा विजडम किंग स्वॉर्ड है। ऐसा कहने के बाद वो उसे देखते हुए हंस रहा होता है और कहता है, किसने सोचा था कि मेरी ये जो असुरा स्वॉर्ड है ये एक वुडन ऑर्नामेंट के अंदर रखी जाएगी। जहाँ तभी पीछे उसके हम देखते हैं बिग पियो को जो अंदर आ रहा होता है, जिसकी तरफ लीड वन देखता हुआ कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इन स्क्रिप्चर्स को पहले भी देखा था जब मैं यहाँ पर आया था और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट है अपनी प्लेस पे। तो जो बिग पियो होता है वो उससे कहता है, मैंने यहाँ पे इसे अपने स्पेयरिंग टाइम में करा था जब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता था और अभी तक मेरी स्किल है जो वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो लीड वन को वहाँ पे ड्रिंक ऑफर करता है, जहाँ लीड वन ड्रिंक करता हुआ कहता है अपने मन में, तो अच्छा ये बात सच थी कि जो सीमा तियान है वो इस असुरा विजडम किंग स्वॉर्ड को ही ढूंढ रहा है। और फिर वो वहाँ पे चिंता करते हुए कहता है कि आखिरकार मैं इन सब चीजों की देखभाल कैसे करूं, यानी मैं किस तरीके से इस चीज को हैंडल करूं। तब जो बिग पी होता है वो उसे देखते हुए कहता है, आपने कहा कि आप बीली स्वॉर्डमैन फैमिली के सक्सेसर हो, क्या मेरी बात सही है ये? तो जो लीड वन होता है पीछे वो उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और अभी करेंटली मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा हूँ अपने आप को जानने के लिए और अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए। जहाँ फिर वो सामने देखते हुए कहता है, सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट है किसी भी चीज का वो है रिलेशनशिप और ट्रस्ट। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप और ट्रस्ट बनाते हैं तो ये बहुत ही लंबे समय तक जाता है और इस रिलेशनशिप में जो बनने वाली फीलिंग्स होती है उसे कोई भी इरेज नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और जो बिग पी होता है वो उसकी तरफ देखता है। तो लीड वन वहाँ पे कहता है कि ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है मैं इसमें आकर के बिग पी को डेंजर से बाहर ला सकता हूँ और एक अच्छा रिलेशनशिप इसके साथ बना सकता हूँ। तो जो बिग पी होता है वो लीड वन से कहता है कि आपकी जो एज है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है यंग मास्टर बीली। तो लीड वन उससे बोलता है, क्या तुम भी अभी तक यंग नहीं हो क्या सर? उसकी बात सुनकर के जो बिग पी होता है वो उससे हंसते हुए कहता है कि जो मेरा यूथ था वो तो कब की बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। तो लीड वन उसको देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे ब्रेन में कुछ और है जो कि एज पे मैटर नहीं करती। तो बिग पी उसके सामने कहता है कि हाँ आपने सही कहा। जहाँ फिर लीड वन उससे कहता है कि मैं आशा करता हूँ मैंने आपको एज की बात बोल करके आपको ऑफेंड नहीं करा है और आप ये बात अभी तक समझ ही गए होंगे कि मैं अभी तक यंग हूँ। तो जो बिग पी होता है वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है यंग मास्टर बीली और मैं समझ सकता हूँ कि आपके कहने का मतलब कुछ और ही था। तो लीड वन उससे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी बातें बूढ़े पर्सन की तरह है क्या? तो जो बिग पी होता है वो उससे कहता है कि नहीं नहीं, मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था, मैं तो ये कहना चाहता था। ऐसा कहते हुए फिर वो अपने प्रीवियस लीडर की बात बताता है कि आप में कुछ चीज ऐसी है जो आपको सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है। तो लीड वन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये बात जानता हूँ और तुम्हें इस बारे में नहीं पता है कि आखिरकार मैं कितना सिंसियर हूँ अभी के लिए। जहाँ फिर वो उससे कहता है, हाँ मैंने तुम्हारी बातें एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में ही ली है। ऐसा कहते हुए वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसके साथ ये सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक जगह पे बैठ करके वहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है। तब हम देखते हैं उसके पीछे एक लेडी को जो वहाँ पर आकर के उससे कहती है, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चीज चल रही है? उसकी बात सुनकर के वो जो लेडी होती है वो उससे कहती है कि मेरे पास एक समनिंग कॉल आई थी मुरिम अलायंस से, जिसके बाद हमें इस पर्सन का नाम बताया जाता है जो कि हेवनली ब्लेड नेट की यूनियन है जिसका नाम है बान क्वांगची। तब जो वो साइड में ओल्ड लेडी होती है वो उससे कहती है, क्या तुम्हें माँ फैंजी ने समनिंग कॉल करी थी या वहाँ पर कोई ओल्ड मैन था? जिसके बाद हमें इसका भी नाम बताया जाता है जो कि होता है एल्डर फैंग और ये हेवनली नेट की यूनियंस की एल्डर है। जहाँ उसके सामने वो जो यंग लेडी होती है वो कहती है कि ये माँ फैंजी की तरफ से नहीं आया था बल्कि ये एडवाइजर सीमा तियान की तरफ से आया था और इसे देखने से ऐसा लगता है कि इन्होंने डेमोनिक आइस को भी मैसेज सेंड करा था और साथ ही साथ वांगटोंग यूनियन को भी। उसकी बात सुनकर के वो जो ओल्ड लेडी होती है वो वहाँ पे उससे कहती है, आखिरकार ये हमारे को एक एक करके क्यों बुला रहा है? क्या ये हमारे को टेम करना चाहता है क्या? तो वो यंग लेडी उससे कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो ओल्ड लेडी उससे कहती है कि अगर यहाँ पे अलायंस लीडर है या फिर एडवाइजर तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि वो सच में चालाक लोमड़ी की तरह है। जहाँ फिर वो परेशान होते हुए कहती है, ये चीज मुझे जियानवू के फ्यूचर के बारे में और भी ज्यादा चिंता करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जो टियान हीजिन है उसने कभी भी हमें इस बारे में नहीं बताया था कि वो इतने छोटे टाइम में हमारे को मुरिम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए बोल देगा और इवन उसने हमारे को नोटिस भी नहीं दिया। तब वहाँ पर जो वो लेडी होती है वो बैठ करके सोचती है, मेरी जो लंबी फ्रेंडशिप थी राइट एस पवेलियन में उसमें मैं नेचुरली मिली थी जनरल एडवाइजर के साथ और ऑफ कोर्स हमारी जो मीटिंग थी वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली थी, जहाँ हमने एक दूसरे से काफी अच्छी तरीके से बात करी थी। पर अगर मैं कंपेयर करूँ इस तरीके से जो नोटिस मुझे मिला है ये तो सिर्फ एक वन साइड नोटिफिकेशन थी और सच में ये बिल्कुल रूड बिहेवियर है। तो उसके पीछे जो ओल्ड लेडी होती है वो उससे कहती है, क्या तुमने इस पर्सन के
बारे में सुना है क्या? तो वो लेडी उससे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे माफ करिए, मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है। तो ओल्ड लेडी उससे कहती है मैं बात कर रही हूँ हमारे प्रीवियस जनरल एडवाइजर के बारे में। तो वो कहती है कि मैंने ये बात सुना है कि वो डिमोटेड कर दिए गए हैं एडवाइजर से कॉमन एडवाइजर में। जहाँ पर वो जो ओल्ड लेडी होती है वो खड़े होते हुए हंसते हुए जाते हुए उससे कहती है कि ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं तो उससे बहुत ही ज्यादा तंग हो चुकी हूँ। तब वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और सामने उस लेडी से कहता है कि यूनियन लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी हमारे ब्रांच में जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर के वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद ये सीन ही पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन हमें हेवनली नेट यूनियन के वन ब्रांच का दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं एक पर्सन को। उसके सामने भी एक और पर्सन होता है जो उससे कहता है तुम यहाँ पर आए हो हमारे को बेचने के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को। तो वो पर्सन उससे कहता है कि हाँ, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा लीड वन है जो अपना भेस बदल करके यहाँ पे आया होता है। वो सामने देखते हुए कहता है तो अच्छा, इसने अपनी वॉइस को भी ऑल्टर कर दिया है और अब ये बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये हेवनली नेट यूनियन की लीडर ही है। जहाँ फिर लीड वन अपनी प्रीवियस मेमोरी याद करते हुए बोलता है कि जो वन ऑफ द 3 मेजर इंटेलिजेंस थी हमारे जियानवू के अंदर, वो हेवनली नेट यूनियन के साथ भी मीट करी गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो हमारे गेल सेरियांग इंट्रोडक्शन के रूप में हमें बता रहे थे पहले। तो हम देखते हैं वहाँ पर उसी लेडी को जो लीड वन से कहती है तो आखिरकार तुम कौन सी इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो? क्या वो इंफॉर्मेशन हमारे प्रीवियस अलायंस लीडर की थी जो वो यहाँ पर छोड़ गए थे? उसकी बात सुनकर के लीड वन उससे कहता है कि आपने बिल्कुल सच कहा और इससे पहले मैंने अभी तक इसे बिल्कुल भी पब्लिश नहीं किया है। उसकी बात सुनकर के वहाँ पर वो जो लेडी होती है वो उससे कहती है आखिरकार कैसे, मुझे इस बारे में पता नहीं था कि जो टियान हीजिंग है उसकी बिलोंगिंग्स पीछे छूट गई है। आखिरकार मैं इसे किस तरीके से जान सकती हूँ कि ये सच में टियान हीजिन को ही बिलोंग करती है? तो जो लीड वन होता है वो उसको सामने एक लेटर दिखाते हुए कहता है मैं ये बात आप सभी लोगों को इस हैंडराइटिंग के द्वारा बता सकता हूँ। ऐसा कहते हुए फिर वो उन्हें वो पेपर्स दे देता है, जहाँ वो जो लेडी होती है वो उसे लेते हुए कहती है कि हम मैं इसे कंफर्म कर सकती हूँ। तो लीड वन उससे कहता है कि हाँ, आप इसे कंफर्म कर सकते हैं और ये बहुत समय मेरे पास ही रखा हुआ था। तब वहाँ पर हम देखते हैं उसके पीछे से एक ओल्ड पर्सन आकर के उससे वो लेटर ले लेता है और वो वहीं पे बैठ करके उस राइटिंग को चेक कर रहा होता है कि क्या सच में ये प्रीवियस अलायंस की लीडर की है या किसी और की है। जहाँ पर जो लीड वन होता है वो सामने देखते हुए कहता है कि ये फेक बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने खुद ही अपने द्वारा लिखी थी इसे, और इवन मैंने इस चीज को भी ध्यान दिया है कि जो पेपर और इंक है वो देखने में बिल्कुल पुराने जमाने के ही लगे, कि इसे रखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, ना कि ये बिल्कुल रिसेंट ही लिखे हैं। जहाँ पर वो जो ओल्ड मैन होता है वो उस पेपर को पढ़ने के बाद उस लेडी से कहता है, तो वो जो लेडी होती है वो सामने देखते हुए कहती है मैं इसे खुद अपने द्वारा ही देखना चाहती हूँ और कंफर्म करना चाहती हूँ कि यह बात सच है या नहीं। तो लीड वन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं ये बात समझ सकता हूँ और मुझे इस चीज पे पूरा बिलीव है कि जो आपकी हेवनली नेट की यूनियन है उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा ऊंची है, पर मुझे इस बात पे डाउट है कि क्या आप अपने कस्टमर के साथ इस तरीके की बातें करते हैं जब वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है। तो उसकी बात सुनकर के वो लेडी उससे कहती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ वो सामने देखते हुए काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल सच है। जहाँ पर लीड वन सामने देखते हुए वहीं पे बैठते हुए कहता है इसे और भी ज्यादा कन्वीनियंस बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा अपनी स्वॉर्ड चेजिंग असुरा स्वॉर्ड के बारे में भी लिखा था, जो कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इन्हें पता होगी इस बारे में, और मैंने इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में भी लिखा हुआ है जो कि नेक्स्ट पैसेज में है। जहाँ फिर वो जो लेडी होती है वो उस नोट को पढ़ रही होती है और हमें लीड वन बताता है अपनी लाइफ के बारे में कि उसने कहा कि वह कभी भी अपनी लाइफ के गोल को अचीव नहीं कर पाया, जो कि मेंटल स्वॉर्ड रियलिम में जाना था, पर अभी के लिए वो ट्राई कर रहा है अपनी मेंटल स्वॉर्ड चेजिंग ऑरा स्वॉर्ड को दोबारा से मेंटल स्टेट में लाने के लिए, जहाँ पर वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को आगे कंटिन्यू कर सके, क्योंकि जो उसकी असुरा विजडम किंग स्वॉर्ड है वो उसकी प्रीवियस लाइफ से जुड़ी हुई है। जहाँ फिर वो उस लेटर में कहता है कि मैं इस बारे में आशा करता हूँ कि जिस तरीके का मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये जरूर ही फ्रूटफुल होगा और यही कारण है कि मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। ये सारी बातें वो लेडी वहाँ पे पढ़ रही होती है, जिसके साथ वो एक और लाइन पढ़ती है और लीड वन वहाँ पे लिखा होता है कि ये सारी चीजें हो रही है अभी के लिए मेरे साथ और ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर मैं एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिसके साथ जो लीड वन होता है वो भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है और देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने ये लेटर लिखा है इसलिए क्योंकि इसमें मैंने लिखा है कि जो मेरी असुरा विजडम किंग स्वॉर्ड है उसको मैंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।